अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और नावल के बाद लाजमी शेयर और सब लाइक ज़रूर करें। चलें जी, नावल को स्टार्ट करते हैं। नावल का नेम है मेरी ईद तुम साजन। मम्मी प्लीज़, ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं। आप क्यों नहीं समझती? हाशिब तंग आ चुका था रोज़ रोज़ के इस मसले से। बेटा हम तो समझ ही लेंगे, मगर अफसोस कि तुम नहीं समझ रहे। हाशिब, ये एक नहीं दो जानों की पूरी ज़िंदगी का मामला है। वो बेजारगी से बोली। जवान औलाद थी ना, बस मुँह से ही कह सकती थी, हाथ नहीं उठा सकती थी। जी इसीलिए कह रहा हूँ उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। मैं उन्हें वो मकाम नहीं दे सकता जिसकी आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो उन्हें हर मुमकिन तरीके से इस फैसले से हटाना चाहता था। ठीक है, कल को अगर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो तुम्हें किसी किस्म की कोई मलामत नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी उनसे राब्ता रखना है। इस बार शगुफ्ता के लहजे में सख्ती दर आई। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? पापा आप ही ने समझाएं। आखिर क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे हो? मेरे लिए अभी भी सारिम की बीवी हैं। बीवी नहीं, बेवा, तस्हीह कर लो। असफन साहब जो कब से बेड पर खामोश बैठे माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे, हाशिब को टोक कर बोले, पापा मैं कभी उसे बीवी की हैसियत से नहीं देख सकता। वो मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि अपनी भाभी से शादी कर लूँ। मैं कल को सारिम को क्या मुँह दिखाऊंगा? वो समझ नहीं पा रहा था वो कैसे उन्हें समझाए। अबरा को उसने हमेशा भाभी की हैसियत से ही देखा था। अभी 4 साल तो हुए थे सारिम की शादी को, हालांकि वो उससे छोटा था, मगर फिर भी हाशिब ने ज़बरदस्ती उसकी शादी पहले करवा दी। वो अभी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था और उसकी माँ के बार बार इशरार पर उसने आखिरकार सारिम की करवाने का फ़ैसला किया। अबरा उस उम्र में छोटी थी, सारिम के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक कार हादसे में सारिम उन सबको रोता छोड़ गया। सारिम और हाशिब 2 ही भाई थे। ये सदमा उन सबको हिला कर रख गया था। सारिम अपने पीछे प्यारी सी बीवी और बेटी अनाया को रोता छोड़ गया। अभी वो इस हादसे से नहीं संभले थे कि शगुफ्ता ने अबरा के माँ बाप की रजामंदी लेकर हाशिब और अबरा का निकाह करना चाहा। वो किसी तरह अबरा को इस घर से जाने नहीं देना चाहती थी, और अगर कल को उसकी बीवी और बच्चे रुल गए तब वो क्या मुँह दिखाएंगे? बेटा ये सब मायूब नहीं है। मायूब होता तो सोचो, हमारा मज़हब हमें इस सब की इजाज़त नहीं देता, शगुफ्ता ने सहल अंदाज में समझाया। और सानिया का क्या बनेगा? हाशिब ने अपनी मंगेतर का नाम लिया। उनकी मंगनी को 7 साल हो चुके थे, मगर दोनों ही शादी के बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे। सानिया हाशिब की चाचा की बेटी थी तो वो उसकी बेहतरीन दोस्त, मगर ज़रूरी नहीं होता जो बेहतरीन दोस्त हो वो बेहतरीन शरीक सफ़र भी हो। हाँ, शरीक सफ़र बेहतरीन दोस्त बन सकता है। उनकी दोस्ती को देखते हुए उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी का इरादा किया था। दोनों की ज़िंदगियों में कोई और नहीं था, लिहाजा उन्हें एतराज़ नहीं था, मगर इस मंगनी के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स वो पैदा नहीं हो सकी जो इस रिश्ते की तकाजा होती हैं। यही वजह थी कि दोनों इस रिश्ते को लटका रहे थे। उसे कोई एतराज़ नहीं। सबसे पहले मैंने उससे बात की थी। शगुफ्ता की बात अब उसके लिए फ़रार की कोई राह नहीं रही थी। मुझे कुछ टाइम दे, मैं सोचकर जवाब दूंगा। आखिर वो हार मानते हुए कुछ मस्बत जवाब देकर उठा। शगुफ्ता के लिए यही बहुत था। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में खुशियाँ दे, उन्होंने इसके हाथ पर प्यार करते हुए कहा, लेकिन वो सर झटक कर कमरे से बाहर चला गया। तुम्हें वाकई कोई इशू नहीं? अगले दिन वो ऑफिस से निकलकर सानिया से रेस्टोरेंट में मिलने आया था। रात में उसने सानिया से मैसेज करके कहा था कि तुमसे ज़रूरी मिलना है, लिहाजा शाम में बाहर मुझसे मिलो। सानिया ने फ़ौरन हामी भरते उसे टाइम बताया और अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हाशिब ने अपने फैसले का दारोमदार उस मुलाकात पर रखा था। नहीं, क्या तुम्हें मुझसे कोई तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत कभी रही है या मुझे तुमसे रही है? क्या कभी हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं? कम ऑन हाशिब, हमारा आपस में जज्बातियत का कोई रिश्ता नहीं रहा। हम 7 साल बाद भी अच्छे दोस्त हैं और इससे बढ़कर ना कभी तुमने कुछ महसूस किया है और ना मैंने। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो अपनी बातों से उसका फ़ैसला मुश्किल बना रही थी। नहीं यार, मैं अबरा को वो मकाम नहीं दे सकता। ये सोचकर भी अजीब लगता है कि वो और मैं, उफ़ कहाँ फंसा दिया तुम सब ने मुझे। वो सर हाथों पर रखकर बेबसी से बोला, देखो हाशिब, अगर तुम इंसानियत के हवाले से सोचो तो ये फ़ैसला कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं जिसकी वजह से तुम इस सब से इनकार करो। तुम्हें कभी ना कभी किसी से तो शादी करनी है, तो वो क्यों अबरा ही क्यों नहीं हो? हाशिब, हम सब अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए गुजारते हैं, मगर अल्लाह बहुत कम ऐसे लोगों को चुनता है तो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने। क्या तुम्हें ये सोचकर खुशी नहीं हो रही कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे काम के लिए चुना है? अच्छा अबरा को छोड़ दो, अनाया का सोचो यार। खाला और चाचा से बढ़कर कोई अपने भाई बहन की औलाद को मोहब्बत नहीं दे सकता, मगर सिर्फ तब वो खुद शादीशुदा ना हो। इसलिए तो लड़की की मौत के बाद उसकी बहन से लोग बहन की शौहर की शादी करवा देते हैं। क्या जो दर्द वो महसूस कर सकती है इन बच्चों के लिए वो कोई और नहीं कर सकता? और इसी तरह चाचा भी। फ़र्ज़ करो जैसे तुम कह रहे हो कि अबरा की कहीं और शादी करवा दो और अनाया को तुम अपने साथ रख लो, तो क्या कल को तुम्हारी बीवी से रख लेगी? आज तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, कल को वो होंगे तो अनाया हमेशा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खटकेगी। क्या तुम अपनी औलाद की ज़रूरतों को पसे पुश डालकर उसकी ज़रूरतें पूरी करोगे? नहीं हाशिब, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अपनी औलाद के आगे किसी की औलाद नज़र नहीं आती, लिहाजा बेवकूफ़ी मत करो और अबरा से निकाह कर लो।
सानिया ने सानिया से उसे हर पहलू दिखाया, बल्कि अच्छी दोस्त बनकर समझाया। ठीक है, जहाँ तक अनाया की बात है तो मैं अनाया से शादी कर लेता हूँ, लेकिन क्या अबरा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? मैं उसे और वो मुझे कल को वो मुकाम ना दे सके तो सोचिए रिश्ता कितना अपदार्मिल होगा। वो सालिम से बहुत मोहब्बत करती थी सानिया। हाशिम ने एक नया मसला बयान किया। सानिया उसकी बात पर हौले से मुस्कुरा दी। हाशिम वो बहुत अच्छी बीवी थी और हर अच्छी बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, लेकिन अगर अल्लाह ने औरत के दिल में सिर्फ एक शख्स के लिए मोहब्बत रखनी होती तो वो कभी दूसरी शादी का हुक्म नहीं देता। हाशिम, एक औरत को हमेशा मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, और वो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ अर्से में ज़रूर तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। औरत बहुत हसास होती है, उसे जिस तरह से मत मोड़ोगे मुड़ जाएगी। अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर लेगी। वो सिर्फ एहसास और तवज्जो चाहती है, तभी तो धोखा भी खा लेती है। फ़र्ज़ करो हम उसकी शादी कहीं और कर दें, क्या गारंटी है कि वो कोई उसे तवज्जो और मोहब्बत दे पाएगा? क्या पता सालिम के हवाले से उसे ताने दे, ज़बरदस्ती सालिम की मोहब्बत उसके दिल से खरोच कर मुटाने की कोशिश करे। अगर अभी वो सालिम की याद से भी नहीं निकलती तो तुम तो उसके भाई हो, तुम उसे स्पेस दोगे सालिम की याद को उसके दिल के एक कोने में बंद करने की। तुम कभी इसे ताने नहीं दोगे, बल्कि उसकी कैफियत को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकोगे। और वैसे भी वो अभी जितनी भी कम उम्र से ही, मगर कोई कमारा उसे नहीं अपनाएगा, और जो अपनाएगा वो कुछ बच्चों का बाप या फिर औलाद के हसूल के लिए उससे शादी करेगा। क्या किसी और की औलाद पालते उसे अनाया याद नहीं आएगी? ये जुल्म उसके साथ मत करो, उसे अपनी ही औलाद पालने दो। सिर्फ कुछ लम्हों के लिए खुद को उसकी जगह पर रख कर सोचा। हाशिम, वो तुमसे भी कहीं ज़्यादा मजबूर है। उसकी मजबूरी को उसका कसूर मत बनाओ। और जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो अल्लाह पर छोड़ दो। जब वो तुम दोनों में महरम रिश्ता बनाएगा, तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा कर देगा। ये रिश्ता ही ऐसा है, अपना आप मनवा कर ही दम लेता है। सानिया ने हौले से मेज़ पर उसके दाएं हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया, और हाशिम को इस लम्हे उसकी दोस्ती पर बेहद फ़ख्र महसूस हुआ। अच्छे दोस्त वाकई अल्लाह का इनाम होते हैं। किस बेहतरीन अंदाज में उसने इस रिश्ते के लिए हाशिम को कायल किया था, ये सिर्फ वही कर सकती थी। और हाँ, मेरी फ़िक्र मत करो, तुम जानते हो ना मुझे भी करियर बनाने का जुनून सवार है। मेरा इंग्लैंड के एक फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल में एडमिशन हो गया है। अपना हाथ हटाते हुए उसने मुस्कुराते हुए हाशिम को बताया। वाह, दैट्स ग्रेट। हाशिम जानता था इसे फैशन डिज़ाइनर बनने का कितना शौक था। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाशिम ने सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, अपनी खुशी का इजहार किया था। आई नो, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें बताया है। 2 साल का कोर्स है, बीच में चक्कर लगाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि जब जब आऊँ तुम्हें और अबरा को एक नॉर्मल रिलेशनशिप में देखूँ। हाशिम, हमारे पास ज़िंदगी में नेकी करने के बहुत कम मौके आते हैं, इन्हें अंदेशों की नज़र नहीं करना चाहिए। संजीदगी से कहते उसने हाशिम की जानिब देखा। ओके मैडम, आप काफ़ी हद तक मुझे कायल कर चुकी हैं। हाशिम ने उस पर से नज़र हटाकर हंसते हुए गोया से मतला किया। शुक्रिया। हाशिम को लगा अब फैसला करना मुश्किल नहीं होगा। और फिर एक हफ्ते में अबरा और हाशिम का निकाह हो गया। निकाह वाले दिन जहाँ अबरा बहुत मुस्तरब, वहीं हाशिम भी बेहद डिस्टर्ब था। फैसला तो कर लिया था, मगर इसे निभाएगा भी के नहीं, इस लम्हे को कोई भी फैसला बंधन को कब तक निभा पाएगा, वो ऐसा फैसला करने की पोजीशन में आना था। अबरा एक हफ्ते पहले अपनी माँ के घर चली गई थी और आज निकाह के दिन वापस इसी घर आई थी, जहाँ कुछ साल पहले सारिम की दुल्हन की हैसियत से आई थी। इस तमाम अरसे में उसकी हाशिम से न कोई बात हुई और ना ही आमना सामना हुआ। हाशिम अच्छे मिजाज का था। अबरा उसकी एक ही भाभी थी, लिहाजा हंसी मजाक भी कर लेता था, मगर सारिम की डेथ के बाद वो एक सेकंड के लिए भी अबरा के पास नहीं आया। पहले तो खुद भी इतनी निढाल थी कि कुछ सोच ना था, और फिर इद्दत में होने की वजह से हाशिम उसके पास नहीं आया। हाँ, अनाया का ख्याल वो अपने पहले से कहीं ज़्यादा रखने लगा था। पहले भी अनाया में उसकी जान थी, और अब तो जब उसे देखता था भाई बुरी तरह याद आता था। इतने दिनों से खुद को समझाने के बावजूद वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अबरा का सामना करे, जिसे कुछ देर पहले ही उसके कमरे में पहुँचाया गया था। छत पर इधर से उधर टहलते न जाने कितना सिगरेट उसके पाँव के नोक तले मसला गया था, वो नहीं जानता था। रात के 3 बजे थे और अभी तक वहीं खड़ा था। हाशिम कंधे पर न सिर्फ हाथ आया, बल्कि असद साहब की आवाज़ ने भी उसे बुरी तरह चौंकाया। मुड़कर उन्हें देखा। फैसला कर लिया है तो उस पर अमल करने की हिम्मत भी कर लो। डैडी, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। आवाज़ में बेहद थकावट थी, जैसे पता नहीं कितने मीलों का सफ़र करके आया हो। बेटा, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मुश्किल होती हैं तब तक जब तक इन्हें करने के हामी नहीं भरते। जब एक मर्तबा हिम्मत पकड़कर अमल पैरा होते हैं तो सब मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। हम सब के लिए ये फैसला आसान नहीं था। आज कदम पर सालिम का चेहरा सामने आया। उसके कंधे पर हाथ रखे वो मुश्किल अपनी आंखों में मोड़ आने वाले आंसुओं को पीछे धकेल रहे थे। देखो बेटा, कुछ दिन लगेंगे हमें इसकी हैसियत किसी और तरह से कबूल करने में, मगर फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो जाएंगे। और तुम्हें पता है वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। हाँ, ये जाने वालों की इस तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर सकता, मगर उसकी शिद्दत को ज़रूर कम कर देता है।
और हम भी वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी तकलीफ़ों से निकल आएंगे, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम गम को जितना खुद पर तारी करते हैं वो हमें इतना ही खौफज़दा करता है। एक मरतबा उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लो तो ये आंखें मूंद कर अपने रास्ते पर चल पड़ता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर चीज़ को नॉर्मल अंदाज में लो, हाँ, मगर चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करो, और ये तब कोशिश तभी हो सकती है जब तुम खुद हिम्मत करके कदम बढ़ाओगे। वहीं खड़े रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हारा अब उससे रिश्ता ऐसा जुड़ चुका है जिसमें उसे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट और हर दूसरे रिश्ते से कहीं ज़्यादा चाहिए। तुम आहिस्ता आहिस्ता उसे एतमाद दोगे तो वो भी ट्रांस से निकल आएगी और तुम भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकोगे। अभी ये तुम पर है, तुम कितनी जल्दी से एतमाद देते हो। अतुल साहब के धीमे लहजे में छुपी सच्चाइयों से बहुत कुछ बाबर करा रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, जहन था कि उलझता ही जा रहा था। मैं कोशिश करूँगा उन्हें तसल्ली देने के लिए। वो सर झुकाकर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और अब अपने कमरे में जाओ, अनाया हमारे पास है। उन्होंने उसके कंधे को थपथपाया और नीचे की जानिब बढ़ गए। हाशिम एक गहरी सांस खींचकर नीचे की जानिब आया। कमरे के आगे रुक कर भी वो कितने लम्हे सोचता रहा कि अंदर बढ़े या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके दरवाजे की नॉब घुमाया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। दरवाज़ा बंद करके कुछ लम्हे लगे उसे माहौल से मानूस होने में। बेड पर नज़र गई तो वो खाली था। नज़र घुमाकर नीचे कारपेट पर देखा। अबरा कुशन रखे सीने से पाँव तक कपड़ा लपेटे सोई हुई नजर आई। न जाने सोई थी या जाग रही थी। हाशिम का ना चाहते हुए भी दिमाग घूम गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि इसने पहले दिन से ही हाशिम से फासला रखा। उसे इस बात का दुख था कि वो उसे इस हद तक गिरा हुआ समझती है कि वो अबरा के साथ अपने रिश्ते का तयन यूँ करेगा कि उसे ज़मीन पर लेटने को कहेगा। ठीक है, वो दोनों भी इस रिश्ते को नहीं मानते, मगर इतनी इंसानियत तो उसमें थी कि अपनी नासी सारम की बेवा होने के नाते उसे इस तरह का बुरा सलूक कभी रवा नहीं रख सकता। तने ही रगों को ढीला छोड़ते हुए आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसके करीब आकर रुका तो पलकों में वाज़ेह इर्ताश नजर आया। मैं जानता हूँ कि आप जाग रही हैं, लिहाजा फजूल की ये एक्टिंग बंद करें। यहाँ से उठकर ऊपर बेड पर लेटे। न चाहते हुए भी उसका लहजा गुस्सीला हो गया था। वो डरते डरते उठकर बैठ गई। क्या सोचकर आप यहाँ लेटी हैं? हमने कभी घर की मुलाजमा को यूँ नीचे सोने नहीं दिया। क्या आपके ख्याल में मैं आपको यहाँ सोने को कहूँगा? उसका बाजू पकड़कर उसे अपने मुकाबले खड़ा किया, जिसकी नज़र झुकी हुई थी। लॉन के जदीद तराश कराश के लाइट पिंक प्रिंटेड सूट में मीठे मीठे मेकअप के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाशिम को पहले भी उसकी खूबसूरती का अंदाजा था, मगर सिर्फ एक भाभी की हैसियत से उसे सराहता था, और अब तो रिश्ता ही बदल गया था। खुद वो शिकनज़दा वाइट शलवार कमीज में तने हुए असाबलियों से घूर रहा था। मैं घबराहट में वो हलकलाकर बस इतना ही कह पाई, आप यहाँ नहीं सोना चाहती? हाशिम ने उसकी बात मुकम्मल की। उसने थूक निगल को होले से सर हिलाया। फिर मेरी हेल्प करें, मैं साथ वाले रूम से सोफ़ा कम बेड लाता हूँ। साइड वॉल खाली है, वहाँ पर रख देता हूँ, आप उस पर लेट जाएं। उसकी मुश्किल आसान करते उसने फ़ौरन हल बताया। बहरहाल वो खुद भी ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था, इसे भी यही बेहतर लगा था। ठीक है, होले से सर हिलाकर उसने चादर बेड पर रखी। हाशिम के साथ दूसरे कमरे से सोफ़ा कम बेड लाकर बेड के दाएं जानिब दीवार के साथ रखा। जब तक आप अपने मसाइल खुद अपने मुंह से बयान नहीं करते, लोग उन्हें समझते हुए भी समझ नहीं पाते। जो ही वो उसके करीब से गुजरकर चादर बेड से उठाने बढ़ी, हाशिम की आवाज़ पर लम्हा भर को चादर थामता उसका हाथ रुका, और फिर कोई भी जवाब दिए बिना आहिस्ता से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। हाशिम भी नजरें फेर कर वॉशरूम में घुस गया। एक खामोश मुआहदा दोनों के दरमियान हो गया था, एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल न देने का, और वो दोनों बखूबी इस पर कारबंद थे। अनाया एक वाहिद हस्ती थी जिसकी खातिर दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे, नहीं तो कभी कई दिन गुजर जाते। अबरा हाशिम को मुखातिब नहीं करती थी, हाँ, मगर उसके तमाम कामों की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली थी। असद साहब और शगुफ्ता बेगम चाहते हुए भी कुछ ना कह पाते थे। इन दोनों को इस तरह एक दूसरे से कटे कटे देखकर उनका दिल दुखता था, मगर ये सोचकर चुप रहते कि अल्लाह ने इनके नसीब मिलाए हैं तो कभी ना कभी दिल भी मिला देगा। बस हर लम्हा दोनों के लिए दुआगो रहते थे। हाशिम ने इसरार करके अनाया को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। जब अनाया सो जाती तब अबरा आहिस्ता से उठकर अपने मुकर्रर की हुई जगह पर लेट जाती थी। हाशिम भी तब तक इधर उधर के काम निपटाता रहता है। जैसे ही अबरा उठती वो अनाया के पास जाकर बेड पर लेट जाया करता। उस रात भी यही हो रहा था। अबरा अनाया को कहानी सुनाते उससे छोटी मोटी बातें कर रही थी, जबकि हाशिम बेड के पास रखी रग पर बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। मामा पापा कहाँ हैं? अनाया के सवाल पर जहाँ अबरा साकिन रह गई, वहीं हाशिम का टाइप करता हाथ थम गया। अनाया पूरे जुमले न सिर्फ बोलती थी बल्कि बहुत ज़्यादा बात होनी थी। एक वही थी जिसकी वजह से इन घर में रौनक रहती थी। मामा पापा कहाँ हैं? अनाया के फिर से सवाल दोहराया। चंद गर्म कतरे उसकी आंखों से बेद है। पता नहीं अनाया। अच्छा, वो फेरी वाली स्टोरी सुनाओ। उसने बात पलटनी चाहिए। बाबा आप क्या कर रहे हैं? अनाया आपकी बार उठकर हाशिम से मुखातिब हुई। हाशिम ने गर्दन मोड़कर करीब आने वाली आवाज़ को सुना। वो अब भी हैरत ज़्यादा था। कल तक उसे चाचू कहने वाली आज बाबा कह रही थी।
कम हाल अबरा का भी नहीं था, वो भी उठ कर बैठ चुकी थी। आपने इसे कहा ये सब कहने को? उसके बाद सदमे से भरपूर थी। नहीं, मैं क्या साबित करना चाहते हैं आप ये सब करके? न जाने उसे किस बात का गुस्सा आया था। शट अप! ना तो मैंने अनाया को ऐसा कहने को कहा और ना ही मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ। गुस्से से झाड़ फैलाकर सहमी हुई अनाया को हाथ बढ़ाकर अपने पास किया, जो हाशिम और अबरा की तकरार से परेशान हो गई थी। अबरा, आपको किसने कहा मुझे बाबा कहने को? हाशिम ने प्यार भरे मध्यम लहजे में उससे पूछा। मुझे पता है आप मेरे पापा हैं। वो अपनी बात पर जोर देकर बड़े दानिशमंदाना अंदाज में बोली। वो तो मैं हूँ, लेकिन किसी ने कहा तो होगा ना। जल्दी से मेरे कान में बता दो, सरगोशी भरे अंदाज में बोला दादो ने। उसने मुंह करीब करके हाथ रखकर कहा। हाशिम की तंजिया नज़र अबरा पर उठी, जो उन्हें ही देख रही थी। नज़र मिलने पर जाविया बदला, मगर अनाया बाबा तो सारी बाबा थे, आपको याद है ना? हाशिम ने गोया उसकी तस्दीक की। नहीं, दादो कहती हैं वो डैडी थे, और डैडी हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन बाबा हमेशा साथ रहते हैं। अनाया की बात पर मजीद हाशिम के पास कहने को कुछ गुंजाइश ना रही। वो लब भींच कर रह गया। फिर एक नज़र बेड पर बैठी अबरा पर डाली, जो खामोश बैठी ज़मीन को घूर रही थी। बगैर तहकीक को कोई बात नहीं कहनी चाहिए, शायद आप जैसे लोगों के लिए ही यही कहा गया है। लैपटॉप एक साइड पर रखकर नाया को अपनी गोद में बिठाते हुए उसे तंज से बाज नहीं आया, और अबरा एक तीखी नज़र उसे डालकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन सुबह वो माँ से शिकवा के बिना ना रह सका। सुबह ऑफिस जाते हुए नाश्ते की टेबल पर वो असफन साहब और शगुफ्ता बेगम ही थे। अनाया और अबरा दोनों भी सो रही थी। आपने अनाया को कहा मुझे बाबा कहने को? उसकी शिकवा को नजरें माँ पर थी। हाँ तो क्या ज़रूरी है? उसने उल्टा सवाल किया। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अभी वो बच्ची, उसे हर मकाम पर माँ और बाप दोनों की ज़रूरत महसूस होगी। अभी से उसके जहन को उलझाने से बेहतर नहीं कि फ़िलहाल उसे यकीन दिलाया जाए कि तुम उसके बाप हो। जब बड़ी होगी तब उसको हकीकत बता देंगे, लेकिन अभी उसे ज़हनी अजियत देने की क्या ज़रूरत है? उसे बच्ची समझकर ट्रीट करो। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं। पता है कल वो मुझे क्या कह रही थी? कहने लगी, मम्मी मुझे पार्क लेकर गई तो बहुत से बच्चे अपने बाबा के साथ आए हुए थे। दादो, मेरे बाबा कौन है और मुझे पार्क क्यों नहीं लेकर जाते? मम्मी और दादो ही क्यों लेकर जाते हैं? और खुद सोचो, मैं उसकी महरूमी को दो चंद करती और कहती तुम्हारा बाप मनोमट्टी तले सो रहा है, वो कैसे तुम्हें लेकर जाए? उसकी बात करते करते उनकी आवाज़ रुंध गई। उफ़ो मम्मी, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप ऐसे रोएं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप तो कहकर साइड पर हो गई। उसकी अम्मा से मुझे डांट पड़ गई। अपने लहजे को शरारती बनाते उसने माँ को दुख से निकालने की कोशिश की। डाइनिंग हॉल की जाने बातें बड़े ये सब गुफ्तगू सुनकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, बीवी की पहली डांट है, इंजॉय करो। असफन साहब की बात पर वो बस एक लम्हे को इन्हें देख कर रह गए। शगुफ्ता और असफन साहब दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसे लफ्ज़ बीवी बहुत अजीब लगा था। अबरा भी खामोशी से पलट गई, जाने दोनों के दिल में क्या था। तुम्हें ज़रा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? वो जो ऑफिस से आने के बाद लाउंज में सोफे पर बैठा मज़े से एट बाल पोल खेलने में मसरूफ़ था। शगुफ्ता की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अपनी गेम बंद करके उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अब मुझ गरीब ने क्या कर दिया? सर दाब बढ़कर वो सीधा बैठा, बेचारी सी सूरत बनाकर पास बैठी माँ को देखा। दो जाने अब तुमसे मंसूबे, उनके कपड़े लत्ते की कोई जिम्मेदारी तुम पर है कि नहीं? माँ की बात पर उसे एहसास हुआ कि शादी को 2 माह बीत गए हैं, मगर उसने अबरा को कभी खर्चा नहीं दिया। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैं आपको पैसे देता हूँ, आप अबरा को दे देना। हाशिम की बात पर उनकी तेवरी चढ़ी थी। वो मेरी बीवी है? दुष्ट लहजे में किए गए सवाल पर वो मुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था। तुम्हारी बीवी है ना? माँ बेटी अभी नहीं चाहती हैं तो तुम दोनों को बाजार लेकर जाओ और उनकी मर्जी की चीज़ें नहीं डलाओ, और फिर तुमको दबरा को पैसे दो। अब क्या इतने बच्चे हो कि तुम हाशिम के मुझे हर चीज़ तुम्हें डिक्टेट करनी पड़ेगी? ज़रा सी अकल नहीं है? वो अच्छा खासा उस पर बरस पड़ी। मम्मी प्लीज़, अभी बाजारों वाला सीन नहीं। आपको चाहे मुझे वैसे भी ना ख्वातीन की शॉपिंग का पता है और ना बच्चों की। उसका जवाब सीढ़ियों उतरती अबरा के कानों में बात सुनाने गया, और उसने कड़प से आंखें मींची। अभी थोड़ी देर पहले ही वो नाया के कपड़े चेंज करवाने ऊपर ले गई थी, जिसने अपनी फ्रॉक पर जूस गिरा लिया था। यही बात थी, यही ताने थे जिनके बायस वो शादी करने के हक में नहीं थी। खामोशी से बाकी की सीढ़ियाँ उतरने लगी। बकवास नहीं करो, वो आ रही है, खामोशी से लेकर जाओ। अबरा को नीचे आता देखकर वो अब कोई आए बाएं शाएं की अड़ने की पोजीशन में नहीं था, लिहाजा गुस्से से बस तिल मिलाकर रह गया। अबरा बेटा, खुद भी तैयार हो जाओ, ये हाशिम तुम दोनों को बाजार लेकर जाएगा। अनाया और अपने लिए कोई कपड़े वगैरह ले लेना। उन्होंने पास आते ही अनाया को देखकर प्यार से कहा। मम्मी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के पास काफ़ी कपड़े हैं। वो धीमे लहजे में उन्हें मना करने लगी। बस कोई इधर उधर की बात ना सुनो। मैं जाओ, शाबाश, मेरी शहजादी को मेरे पास छोड़ जाओ। तुम जाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने उसे टोका, और वो उनकी इज्जत बहुत करती थी, लिहाजा कभी उनसे बहस नहीं की। एक बेबस निगाह उस पर डालकर वो खामोशी से वापस मुड़ गई। हाशिम इस तमाम अरसे में उसके चेहरे को ताव चढ़ाव देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद वो बड़ी सी चादर ले गई। सूट वही पहन रखा था। हाशिम भी खामोशी से उठ गया।
गाड़ी में अनाया ही चहक रही थी, तो वो दोनों मजबूरी में बंधे दुनिया दिखावा कर रहे थे। मार्केट पहुंचकर वो अबरा तमाम वक्त अनाया की चीज़ें ही खरीदती रही। हाशिम ये सब खामोशी से देखता रहा। जिस वक्त वो शॉपिंग के बाद अनाया को प्ले लैंड लेकर जा रहे थे, तब बुलाकर हाशिम को अबरा को टोकना पड़ा। आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, वजह जान सकता हूँ? सर्द लहजे पर अबरा ने शाम से अब तक पहली नज़र गाड़ी चलाते हाशिम पर डाली। मैं अपना बैग लेकर नहीं आई थी, इसीलिए। नजरें वापस सामने विंडो स्क्रीन की जानिब मोड़ते सादा से लहजे में बोले, मगर उसका सादा लहजा हाशिम का मीटर शॉर्ट करने के लिए बहुत था। उसने एक बेयकीनी नज़र अबरा पर डाली। मैंने आपको कब कहा मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, आप जो चाहे लें, मेरे पास कार्ड्स हैं। हाशिम समझने से कासिर था कि अबरा ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, मगर मैं आपके पैसों से शॉपिंग नहीं करना चाहती। अनाया का आपसे बहुत अहम रिश्ता है, इस पर आपने पैसे खर्च किए, मुझे कोई एतराज़ है, मगर मैं आपके पैसे खुद पर खर्च नहीं कर सकती। इसके जवाब पर हाशिम को गाड़ी चलाना मुसीबत हो गया। साइड पर गाड़ी रोककर अब के बाद उसने पूरे का पूरा रुख उसकी जानिब किया। आर यू किडिंग मी? हराम की कमाई नहीं है मेरी, और अगर अनाया के साथ रिश्ता है तो आपके साथ नहीं है क्या? कैसी पचकाना बात है ये? जिस गाड़ी में आप बैठी हैं ये भी मेरे पैसों की है, इसमें पेट्रोल भी मेरे पैसों का डाला है, और बताएं क्या क्या गिनवाऊं? वो गुस्से में बोलता चला गया। अनाया भी हैरत से देख रही थी, मगर जिस पर असर होना चाहिए वो ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ये सच था कि इकट्ठे बिजनेस करने के बावजूद असफल साहब अभी तक अपने बेटों की गाड़ी और पेट्रोल का खर्चा खुद उठाते थे। इस गाड़ी की सब अखराजात डैडी आपको देते हैं। उसकी एक और तो जी पर हाशिम का दिल क्या अपना सर फाड़ ले। आपके साथ मसला क्या है? ना तो आप मेरी दुश्मन है, ना ही मैं, और ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं मानता हूँ हमारी शादी की वजूहात अजीब है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम अब नॉर्मली रिएक्ट करें? हम दोनों को वक्त चाहिए, मगर हम इस वक्त को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। प्लीज़ अबरा, हमारी ये बातें अनाया के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। पहली मरतबा हाशिम ने उसके अपने रिश्ते को लेकर तब कोई तफसील सी बात की थी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर अनाया को प्लेलैंड लेकर जाना है तो ठीक है, और नहीं तो घर चले, मैं बहुत थक गई हूँ। चेहरा दूसरी जानिब मोड़े स्पाट लहजे में उस वक्त हाशिम को बेहद ज़िद्दी और उखड़ लगी। वो ऐसी तो नहीं थी, वो तो बड़ी नरम होती। वो कैसे अंदाज वो उसे दिखाने लगी थी, वह हैरान था। खामोशी से गाड़ी प्लेलैंड की जानिब मोड़ दी, मगर ज़्यादा देर पर वहाँ नहीं रुके। अनाया भी थक चुकी थी और इन दोनों को दरमियान कशीदगी को महसूस कर रही थी। बच्चे जितने भी छोटे हों, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और फिर वो तो थी भी बच्ची। बच्चों की निस्बत बच्चियाँ छोटी उम्र से ही माँ बाप के बदसूरत रवैयों को समझने लग जाती हैं। और फिर अबरा की इस बेजारी का सिलसिला रुका नहीं, वक्तन फ़वक्तन चलता ही रहा। ये सब इसीलिए है कि तुम अभी तक इसकी हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहे। हाशिम अब अबरा की इस इग्नोरेंस पॉलिसी से उकताहट का शिकार होने लगा। अब उससे बहुत ज़्यादा दोस्ताना नहीं तो हाँ, मगर बहुत रूड भी नहीं रहा था। ठीक है कि वो उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता था, मगर अनाया इन दोनों के रवैयों से मुतासिर होने लगी थी। हाशिम इन सब बातों को नोट कर रहा था, मगर अबरा ऐसा कोई मौका ही नहीं आने देती कि वो इससे बात करे। उस दिन के बाद अब वो उसके साथ बाहर निकलते हुए पूरी तरह से इज्तनाब बरत रही थी। सानिया का बहुत दिनों बाद फ़ोन आया। हाशिम खुद को अपने और अबरा के ताल्लुकात बताने से रोक नहीं सका। सानिया ने इसे ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया था। तुम खुद सोचो, वो कोई मौका ही नहीं आने दे रही कि मैं नॉर्मली उससे बिहेव करूं। अभी कल की ही बात है, मैं कल जल्दी घर आ गया तो पता चला कि मैडम अनाया को मोंटेसरी के एडमिशन के लिए मम्मी के साथ लेकर गई हुई है। ना मुझसे उसने जिक्र करना मुनासिब समझा, और ना ही मुझसे इजाज़त ली। मम्मी भी उसकी यासियत की वजह से उसे टोकती नहीं, मगर उसका ये मतलब नहीं जो मर्जी करे वो। और जब मैंने उसे पूछा तो कि मुझे क्यों नहीं बताया, तो बड़ी मासूमियत से बोली, मम्मी और डैडी घर के बड़े हैं, मैं उनसे पूछकर अनाया को लेकर गई थी। यानी मैं तो काका हूँ घर का, जिससे पूछना भी गवारा नहीं करती। हाशिम रात के दोपहर लान में टहलता अपने दिल की खोलन सानिया के जरिए शेयर कर रहा था, जिसकी बातों पर हंसे जा रही थी। देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट, वो चिड़चिड़े लहजे में बोला। क्या करूँ, इतनी क्यूट लड़ाइयाँ हैं तुम दोनों की, और पता है कभी कभी ऐसी लड़ाइयों का शदीद तरीन मोहब्बत की सूरत निकलता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, और प्लीज़ कहीं हो ही ना जाए मोहब्बत, वो भी इस नकचिड़ी अबरा से। उफ, सारिन ने कैसे बर्दाश्त किया उसे 4 साल। यार तभी वो ऐसी नहीं थी, इतने अच्छे अखलाक की थी। तब उसको चाहने वाला था, उसके नाज उठाने वाला कोई हर लम्हा उसके पास है। और अब वो किसके साथ हंस कर बोले, तुम खुद सोचो किस दिन तुमने उसके पास बैठकर उसके जख्मों पर मरहम रखी है। हाशिम, कुछ रिश्तों में लोगों को अपने नज़दीक आने का मौका नहीं देते, आपको मौका खुद निकालना पड़ता है। तुम ज़बरदस्ती उसे अपनी जानिब आने पर माइल करो। तुम एक अच्छे दोस्त की तरह ज़बरदस्ती उसके गम तो बांट सकते हो। तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि शॉपिंग वाले वाक़ये की तरह वो तुम्हारी इस दोस्ती को रिजेक्ट कर देगी। एक बार करेगी, 2 बार करेगी, आखिर तीसरी बार वो तुम्हारा सहारा ढूंढेगी। एक बार ज़बरदस्ती उसका दुख बांट कर तो देखो। हाशिम, जो लोग आपको सिर्फ आपकी तकलीफ़ को भांप कर वो 10 कदम बढ़ाकर आपकी जानिब आते हैं, ज़बरदस्ती आपके आंसू पूछते हैं, उनसे एक अजीब सा मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है।
जो फिर कभी तो ना तो ऐसे गमगुसार को भूलने देता है और ना ही कभी दिल से ऐसे निकलने देता है। पहले इस बात का तयन करो कि वो क्या तुम उसकी तकलीफ बांटने के लिए मुखलिस हो या फिर सबके प्रेशराइज करने पर फैसला लिया है और अब पछता रहे हो। सानिया ने बहुत कड़ा सवाल किया था। ऑफकोर्स यार, अब उसे इस कदर संजीदा सूरत बनाए देखकर उसका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता है जो सालिम की मौजूदगी में था। मैं उसको ज़िंदगी की जानिब लाना चाहता हूँ। इस कदर वीरानी उसके चेहरे और आंखों से टपकती है कि मैं खौफजदा हो जाता हूँ। इस उम्र में इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, उसकी उम्र नहीं है इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की। न जाने क्या क्या सोचती रहती है वो। अक्सर शाम की चाय हम पीने लगे तो उसका कप ठंडा हो जाता है। खाना खाते जब तक माम ना टोके वो बस प्लेट में या तो चम्मच हिलाई जाती है या फिर निवाला घुमाई जाती है। मैं उसे ज़िंदगी की जानिब लाना चाहता हूँ। मुझे डर है वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। जो लोग अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताते वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाकर कभी कभी ऐसे मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें ज़िंदगी से नफरत हो जाती है। बेशक अनाया के साथ उसके लिए तसल्ली बख्श है, मगर वो उसे अपने महसूसात तो शेयर नहीं कर सकती ना। और अनाया अब उसकी तवज्जुती की को समझने लगी है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। वो टंडियाँ भरकर सब कह गया, जिस पर वो खुद भी हैरान था कि उसने कब अबरा का इतनी बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। शुक्र मुझे इतनी तसल्ली तो हुई कि तुम मुझसे कोई दुश्मनी नहीं बांधे हुए हो। सानिया शरारती अंदाज में बोली। नहीं यार, वो बहुत बेज़र है। फिर भी तुम्हें गुस्सा दिलाती है, सानिया ने इस बार शरारत भरे लहजे में कहा। हाँ, वो हंस पड़ा। तुम्हें याद है कल सालिम का बर्थडे है? सानिया ने उसे याद दिलाया। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, वो सर दाब बढ़कर उदास लहजे में बोला। कल का बेहतरीन मौका है, तुम उसे कहीं पार्क ले जाओ या कहीं भी और फिर सालिम की बातें करो। मुझे यकीन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का गुबार निकालना शुरू हो जाएगी। उसे ये यकीन दिलाओगे तुम उसके अच्छे दोस्त हो, जिसे सालिम और उसके साहब का रिश्ते से कोई मसला नहीं। मुझे यकीन है वो ज़रूर तुम में एक गमगसार ढूंढते ढूंढते इस रिश्ते को नॉर्मल अंदाज से शुरू कर लेगी। सानिया की इस बात ने उस पर सोच के नए दरवा किए थे। सुबह होते ही हाशिम ने अबरा का मतवरम चेहरा देखकर शाम में सानिया के दिए गए मशवरे पर अमल करने का सोचा। शाम में वो अपने मुकर्रर वक्त पर से कुछ देर पहले ही घर आ गया था। जब तक वो कपड़े चेंज करके लाउंज में आया तब तक उसे अबरा कहीं नजर नहीं आई। शगुफ्ता और अनाया तो लाउंज में ही थी, मगर अबरा नहीं थी। वो खामोशी से अनाया के पास रखे कुशन पर बैठ गए। अनाया टेबल पर कलरिंग बुक रखे उसमें रंग भरने में मसरूफ थी। शगुफ्ता उसके लिए जूस का गिलास थामे थोड़ी देर बाद किचन से बरामद हुई। उसने छनबे से माँ को जूस का गिलास लाते देखा, जबकि ये काम हमेशा अबरा करती थी। अबरा कहाँ है? आखिर उसने पूछ ही लिया। शगुफ्ता को हाशिम के सवाल में बहुत खुशगवार सी हैरत हुई। खैरियत है आज? उनके मुंह से सवाल में छुपा मकसद वो समझ गया था। जाहिर है उसकी जगह आप ये काम करेंगे तो मुझे ताज्जुब तो होगा। अपनी तरफ से उसने बात बनाई। ऊपर छत पर है, तुम कहीं जा रहे हो क्या? अबरा का बताते हाशिम को जीन्स और डार्क ब्लू टी शर्ट में देखो पूछे बगैर नाराज़गी की। अमूमन घर आकर वो इस वक्त ट्राउज़र टी शर्ट में होता था। जी, आपकी बहू को कहीं लेकर जाना है, अनाया घर पर ही है। उन्हें हैरत में मुब्तला करके ग्लास रखता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। अपने लंबे चौड़े खूबरू बेटी को हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात समेत देखते उन्होंने दोनों की अब्दी खुशियों की दुआएं की थी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कब से खुले आसमान में मौजूद परिंदों की चहल पहल देखने में मगर अपने पीछे आने वाली हाशिम की आवाज़ पर चौंक गई। वालेकुम अस्सलाम। बगैर उसकी जानिब मुड़े जवाब दिया। हाशिम आहिस्ता कदमों से चलता ग्रिल के पास अबरा से चंद कदमों के फासले पर रुका। ग्रिल से टेक लगाए शाम के पहली जर्द किरणों में अबरा के खूबसूरत चेहरे को देखा जो मुरझाया हुआ था। न जाने सुबह से कितनी बार रो चुकी थी। आंखें सूजी हुई थी। सियाह और सफ़ेद रंग के कपड़ों में दुपट्टा कांधे पर लिए अधखुले बालों में उसकी सुनहरी रंगत दमक रही थी। हाशिम के दिल को कुछ हुआ, एकदम से उसके चेहरे से नजरें हटा ली। चलें बाहर चलते हैं, वो दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब हुआ। सीधा होते जीन्स की जेब में हाथ डालते वो अबरा को हैरान कर गया। कुछ देर उसकी जानिब देखकर उसने नजरें फेर ली। मुझे कहीं नहीं जाना, साफ जवाब पर हाशिम को तो गुस्सा आया था, मगर सानिया की बातें याद करते वो जब्त कर गया। मुझे आपको कुछ दिखाना है, कुछ सुनाना है। उसे हर कीमत पर ले जाना चाहता था। मैं कह चुकी हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ लीव मी अलोन। वो हाथ हटाकर लम्हा भर को आंखें बंद करके अपने इस्ताल को काबू में करके बोली। क्या सालिम का वास्ता देने पर भी नहीं मानेगी? हाशिम ने ये क्या कह दिया था उसे? अब लगा वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। फिर भी खुद को मजबूत दिखाने के लिए वो खड़ी थी, मगर वो कुछ देर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। नजरें झुकाए अपने आंसुओं को धकेलने की कोशिश करती रही। एकदम शुक्राकुना नजरें उठाकर हाशिम को देखा। आज तो आपने ये कह दिया, आइंदा मत कहिएगा। वो मुश्किल चंद अल्फाज कहे थे। हाशिम को यकीन था आज के बाद वाकई ऐसा कहने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोले। हाशिम ने उसकी पैरवी की। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। हाशिम ने गाड़ी का रुख नज़दीकी पार्क की जानिब किया था। गाड़ी पार्क के सामने रोकी।
यहाँ घर से यहाँ तक आते अब्रा पहली मर्तबा बोली, हाँ आए, कुछ दिखाना है आपको। हाशिम हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर लिए उसकी से मुखातिब हुआ। अब्रा खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। हाशिम उसे लिए एक ट्रैक की जानिब बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद एक बेंच की जानिब इशारा किया जिसके सामने कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। बेंच पर बैठ के वो अल्फाज को तरतीब देने लगा, जबकि अब्रा अभी तक कश्मकश में मुब्तला थी कि उसे यहाँ क्या दिखाने लाया है। मैं और सारिन जब टीनेज में पहुंचे तब डैडी हमें इस पार्क में लाते थे और हम बिल्कुल ऐसे ही लड़कों की तरह यहाँ क्रिकेट खेलते थे। हर बार मेरे हारने पर सारिन इस बाएं जानिब बने दरख्त पर विनर लेकर अपने नाम का पहला हर्फ लिखता था और मेरे नाम के पहले हर्फ के साथ लूज़र लिखता था और फिर मैं घर पहुंचने तक उससे खफा रहता था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई फिर बिजनेस में ऐसे मसरूफ़ हुए कि यहाँ आकर क्रिकेट खेलना ही ख़त्म हो गया। जब हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब हमने अहद किया था कि अपने बच्चों को भी यहाँ लाया करेंगे, जैसे डैडी हमें खेलने के लिए लाते थे। मगर वक्त हाशिम ने अपनी बात रोककर एक नज़र आंसू बहाती अब्रा की जानिब देखा। अपनी जगह से खिसक कर वो उसके करीब आया। अब्रा हम सब के लिए बहुत अहम था। डैडी और मम्मी ने अपना एक बेटा खोया है, मैंने अपना दोस्तों जिसे भाई खोया है। हम सब का नुकसान हुआ है, मगर हमने ज़िंदगी गुजारना नहीं छोड़ी। सब कुछ चलता रहा, ज़िंदगी भी, सांसें भी और दुनिया के सभी काम। पीछे रह जाने वालों का इम्तहान सबसे कड़ा होता है, क्योंकि उन्हें इससे बिछड़ने वाले शख्स की यादों के साथ साथ खुद पर खुश रहने का एक खोल चढ़ाकर ज़िंदगी गुजारनी होती है। ये दुनिया का दस्तूर है और हम इस दुनिया का हिस्सा हैं। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि सारिम को याद करना छोड़ दें, लेकिन अनाया के लिए जो आपके पास सारिम की सबसे बेहतरीन निशानी है, खुद को कुछ और मजबूत कर लें। इस यादशीत से बाहर आने की कोशिश करें। पता है, कुछ दिन पहले अनाया सैड स्माइली बना रही थी। एक कॉपी का एक पूरा पेज सैड स्माइल से भरा पड़ा था। फिर मुझे कहने लगी, बाबा इसका नाम स्माइली नहीं सैडी होना चाहिए था। मैंने ताज्जुब से पूछा कि क्यों? कहने लगी, ये सैड स्माइल तो नहीं कर रहा, जैसे मम्मी कभी स्माइल नहीं करती। मैं उसकी बात सुनकर ना सिर्फ चौंका बल्कि शशतर रह गया। अब्रा वो आपके मूड्स को समझने लगी है। अगर इस ताल्लुक़ को शुरू करने का मकसद उसे नॉर्मल ज़िंदगी देना था तो माज़रत के साथ आप उसे नॉर्मल नहीं होने दे रही। मैं ये नहीं कहता कि आप सब भूल जाओ, मगर अनाया के लिए थोड़ा सा खुद को बदल लो। मुझसे सारिम की बातें शेयर करो। आपके दिल में जो है, मैं हर लम्हा आपको सुनने का तैयार हूँ। आजमा कर देखो। उसका हाथ थामे उसके आंसुओं से भीगी आंखों और तर चेहरे को देख वो दुख से बोला था, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बस यहीं रुक गई है, जैसे कोई अपना नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ मगर मैं इस सब से बाहर नहीं आ पा रही। मुझे सारिम भूलते ही नहीं, मैं क्या करूँ? उनके साथ बीता हर लम्हा, हर पल मुझे बस याद आया जाता है। मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी बस इन्हीं 4 सालों में जी गई हूँ। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। वो फूट-फूट कर रोती अपने सब गम हाशिम को दिखा रही थी। हाशिम ने लब भींचकर रोते हुए अब्रा के गिर्द को बाजू के हल्के में लेकर अपने कंधे के साथ लगा लिया। हम कुछ अर्से के लिए बाहर चले। हाशिम ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, इस घर से कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं। वो मुसलसल सरलफी में हिलाते हुए बोली, ओके ओके। उसका बाजू सहलाते उसे शांत करने लगा। कुछ देर यूं ही हाशिम के साथ लगी वो खुद को संभालती रही और फिर संभलती कि अपनी हरकत पर शर्मसार हुई। वो कैसे हाशिम के साथ लगकर बैठी हुई थी, झटके से पीछे हुई। हाशिम ने भी आहिस्ता से उसके गिर्द लिपटे अपने बाजू हटाए। उसे लगा वो अब्रा की एक एक जंबिश उसे समझने लगा है। वो खुद भी अपनी बदलती कैफियत पर हैरान था। वो कैसे बिन कहे उसे समझने लगा, वो खुद अनजान था। मैं वो दरख्त देख लूँ? खिफत ज़्यादा चेहरे लिए नजरें चुराए उसने हाशिम से इजाज़त ली। आए। उसके उठने से पहले उसका हाथ थामे उस दरख्त के पास ले आया। वो दरख्त विनर और लूजर्स के अल्फाज से भरा पड़ा था। हाशिम दरख्त के करीब आते हुए उसका हाथ छोड़ चुका था। वो मोहब्बत से इन अल्फाज पर हाथ फेरते फिर से आंसू बहाने लगी। हाशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अब्रा नहीं जानती थी हाशिम किस अंदाज में कौन सा एहसास छुपा था जो बार बार उसके सामने से बिखरने से नहीं रोक पा रहा था। हाशिम ने हौले से उसे अपने साथ लगाया और उसके आपकी बार अब्रा ने उसको अपना गमगसार मानते अपने सारे आंसू बाहर डाले। हाशिम ने उसके आंसू साफ किए और उसका हाथ थामे वो पार्क से बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठने तक अब्रा को यूँ लगा वो सारिम के मरने के बाद आज हल्की फुल्की हुई है। अपना सब दुख दर्द किसी बहुत अपने को सुनाकर लगता है तकलीफ वाकई कम हो गई। ऐसा ही अब्रा को महसूस हो रहा था। उसने एक नज़र गाड़ी चलाते हाशिम पर डाली। कुछ दिन पहले जिस शख्स से वो सबसे ज़्यादा बेजार थे, आज वो एकदम सबसे अपना लगने लगा था। उसके सामने रोते उससे शर्मिंदगी नहीं हुई थी, उससे अपने एहसास शेयर करते उसे हिचकिचाहट नहीं होती। ऐसा क्यों था, उसे समझने से कासिर थी। उनके दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हो चुका था, जिस पर सबसे ज़्यादा पुरसुकून शगुफ्ता और असफन साहब थे। अब्रा की एक बहन और भी थी, वो भी शादीशुदा थी। माँ बाप बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद थे। उसकी हालत उनसे छुपी हुई नहीं थी, मगर जब से उसने हाशिम से दिल का कहा था
और किसी ने उसके रवैये में फ़र्क महसूस किया था। एक खुशगवार सी तब्दीली उसमें आई थी। वो मुस्कुराहट जो कहीं मधुम हो गई थी फिर से उसके होठों का हिस्सा बन गई थी। रमज़ान की आमद थी। शगुफ्ता बेगम की आदत थी रमज़ान आने से हफ्ता पहले घर की सफाइयाँ करवा लेती थी ताकि बाकी के हफ्ते में खाने पीने का सामान पूरा हो। जो कुछ बनाकर फ्रीज करना है वो कर लिया जाता ताकि इन दिनों की कोई थकावट वाला काम करने को ना हो। और रमज़ान भी सख्त गर्मी में आ रहे थे। इतवार वाले दिन अबरा सुबह से उठकर काम वाली के साथ सफाइयाँ करवाने में मसरूफ़ थी। सीढ़ी पर खड़ी वो पर्दे उतारने में मगन थी। उसका अपना होलिया मासियों से कम नहीं लग रहा था। खुले ब्लू ट्राउज़र पर ग्रीन शर्ट और सलीके और ब्लैक दुपट्टा लिए बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए वो लाउंज में दाखिल होते हाशिम को बहुत क्यूट लगी। बाजू सीने पर बांधे हुए कुछ देर लाउंज की दीवार से कंधा लगाए उसे अपने काम में मगन देखता रहा। कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था जैसे सानिया की बात दुरुस्त हो। हाँ, बाकी उनकी किस्मत तो अल्लाह ने जोड़ दी थी और ऐसा ऐसा मोहब्बत भी वो बेदार कर रहा था। ये रिश्ता ही ऐसा होता है ना चाहते हुए भी आपको इस अंदाज से एक दूसरे के करीब लाता है कि वो लोग जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि उनसे कभी मोहब्बत जैसा रिश्ता बंधेगा। निकाह का रिश्ता खुद ब खुद ऐसे लोगों के दिलों में प्यार जगा ही देता है। ऐसा रवि से चलता हुआ सीढ़ी के पास आया। लो मैं कर दूँ। मुझे अपने ध्यान में पर्दे उतारने में मगन थी। एकदम अपने करीब से हाशिम की आवाज़ पर आने पर डर कर अपना तवाज़ुन खो बैठी। इससे पहले वो लड़खड़ा कर नीचे गिरती हाशिम ने तेज़ी से उसके बाजू अपने हाथ की गिरफ्त में मजबूत करते उसे सहारा दिया। उफ, डरा दिया आपने। दिल पर हाथ रखते हाशिम का हाथ थामे सीढ़ियों से उतरी। किसने कहा था रात में सस्पेंस मूवी देखें? इसी का नतीजा है मेरे ख्याल में। रात में वो और हाशिम और अनाया बैठे सस्पेंस मूवी देख रहे थे। इसी की वजह से ना उसे रात में नींद सही से आई और अब वो अकेले लाउंज में काम करते हुए भी डर लग रहा था। शगुफ्ता काम वाले के साथ छत पर कपड़े धुलवाने गई हुई थी। असफन साहब बाहर गए हुए थे। अनाया और हाशिम सो रहे थे मगर अब अचानक से हाशिम की आवाज़ पर वो बुरी तरह डरी थी। मुझे क्या पता था इतनी खौफनाक हो गई और आप भी तो इतनी खामोशी से आए हैं। वो खफा नज़रों से अब तक हाशिम को देख रही थी जो सीने पर हाथ बांधे हंसते हुए उसकी उड़ी हुई रंगत से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। तो क्या मैं तबल बजाकर लाउंज में आता? सोचा देखे मैडम कितनी बहादुर है इसलिए दबे पाँव आया मगर अफसोस बहुत ही डरपोक निकली। उसने अफसोस से सर हिलाया। अब आपकी सज़ा है कि बाकी के पर्दे आप उतारेंगे और मैं नाश्ता बनाऊंगी। मज़े से उसे सज़ा सुनाते हुए मुड़कर जाने लगी कि उसका दायां बाजू फिर से हाशिम के हाथ की गिरफ्त में आया। ये क्या मजाक है यार, मैं भी शावर लेकर आया हूँ। आप अपना मासियों वाला काम जारी रखें, मैं खुद नाश्ता बना लूँगा। उसे वहीं रोकते तेज़ी से आगे बढ़ा। मुझे मासी कहा। वो गुस्से से पेचोताप खाते हुए बोली। तो क्या कहूँ हुलिया देखें अपना। इस वक्त शरीफा भी आपसे बेहतर लग रही होगी। मुड़कर उसे देखते मज़ीद चिढ़ाया। उसका मुंह गम की ज़्यादती से खुल गया। फिर मुँह बसोड़ कर बाकी का काम जल्दी जल्दी समेटने लगी। कुछ लेंगी मैम? हाशिम उसे कुर्सी घसीट कर बैठते हुए देखकर बोला। कुछ भी दे दें, थके लहजे में वो बोले। हाशिम ने स्लाइस पर मार्जिन लगाकर उसकी जानी बढ़ाए साथ ही जूस का गिलास बना कर दिया। आज बाबा मम्मी बनकर मम्मी बाबा। अनाया इन दोनों को देखकर चहक कर बोली। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। इसी लम्हे हाशिम ने साथ वाली कुर्सी पर बैठी अबरा की गाल की जानिब हाथ बढ़ाया। एकदम वो चौंकी और उसके चेहरे पर गिरा पलकों का एक बाल अपनी उंगली की पोर से उठाया। हाशिम की इस हरकत पर अबरा के हाथ में थामा जूस का गिलास कांपा। जल्दी से उसे नीचे रखकर अपना सुर्ख चेहरा झुका गई जबकि हाशिम मज़े से अनाया से बातें करने में मगन था। अपने धड़कते दिल को वो मुश्किल संभाल सकी थी कि नखियों से हाशिम को देखा जिसके चेहरे पर कोई और तासुर नहीं था। जल्दी से स्लाइस और जूस का ग्लास ख़त्म करके वो वहाँ से उठ गई। ये क्यों हुआ था? उसका दिल हाशिम के लिए किसी और अंदाज से क्यों धड़कने लगा था? वो तो अब किसी और शख्स से मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकती थी। फिर हाशिम के अंदाज। उफ, वो तेज़ी से किचन से बाहर निकल आई। वहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। रात के 2 बजे एकदम हाशिम के कमरे का दरवाज़ा खटका। अबरा ने मुंदी आंखों से बेड की जानिब देखा जहाँ अनाया और हाशिम गहरी नींद में थे। तेज़ी से उठकर अपना तकिया और चादर बेड पर रखी। शगुफ्ता और असफर नहीं जानते थे कि कमरे में वो दोनों कैसे रहते हैं और ना ही कभी हाशिम और अबरा ने उन्हें भनक पड़ने दी थी। अनाया भी अनजान थी कि मम्मी रात में बेड पर उसके साथ नहीं होती। उसने कपड़ों की शिकन ठीक करके दरवाज़ा खोला। सामने शगुफ्ता बेगम खड़ी थी। क्या हुआ मम्मी? वो परेशान हुई। शगुफ्ता परेशान लग रही थी। बेटा, इस्लामाबाद से भाई का फ़ोन आया है, मेरे मामू की डेथ हो गई है। सुबह जोहर के बाद जनाजा है तो हम इस वक्त निकल रहे हैं। तुम हाशिम को जगा दो, घर के लॉक वगैरह चेक कर ले। वो जल्दी उसे बताकर वापस मुड़ गई। वो इन्हें लीला पड़ती हाशिम की जानिब आई। इतने महीनों में कभी उसे उठाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था और ना ही कभी उसका नाम लेकर बुलाने की नौबत आई थी। कुछ सोचकर बेड के करीब आई जहाँ वो दाएं जानिब करवट लिए नाया के गिर्द अपने बाजू का हिसार किए लेटा था। सुने, वो थोड़ा सा झुककर इतनी आवाज़ में बोली कि नाया ना जाग जाए। हाशिम टस से मसनामा झुंझलाकर हाथ मरोड़े। क्या करूँ, बेचैनी अरूज पड़ती।
आखिर हाथ बढ़ाकर उसका कंधा होले से हिलाया, मगर बेसुध। उफ, तौबा, क्या मुर्दों से शर्त बांध कर सोते हैं इतनी गहरी नींद। दांत पीसकर बुड़बुड़ाई। पहले उसका बाजू अनाया के ऊपर से हटाया ताकि जोर से हिलाए कहीं तो अनाया ना जाग जाए। हाशिम उठे भी। आपकी बार उसके कान के करीब मुंह करके जोर से कंधा हिलाया। क्या हो गया है? वो एकदम हड़बड़ा कर उठा। अबरा तेजी से पीछे न होती तो यकीनन दोनों के सर जोर से टकरा जाते। मम्मी के इस्लामाबाद वाले मामू की डेथ हो गई है, अभी कॉल आई है, डैडी और मम्मी इस्लामाबाद के लिए भी निकल रहे हैं, आप सारे घर के लॉक्स लगा लें। उसने तफसील से बात बताई। कितनी गहरी नींद है आपकी। वो जो बेड से उतरकर स्लीपर पहन रहा था उसकी बात पर मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा, जो सोफे पर बैठी उसी को देख रही थी। अभी तक कोई नींद चुराने वाली जो जिंदगी में नहीं आई। उसकी शरारत भरी आवाज़ पर एक साकित निगाह उसने हाशिम पर डाली जो कमरे से बाहर जा रहा था। सर झटक कर दिमाग में आने वाले ख्यालात से जान छुड़ाई और ख़ुद भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। परसों इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी हमारी, 2 दिन बाद रोज़े हैं। तुम खुद को ज़्यादा कामों में मत थकाना, और हाशिम कल तुम ज़रा जल्दी घर आ जाना, परेशान नहीं करना मेरी बेटी को। गाड़ी में बैठते हुए शगुफ्ता ने दोनों को हिदायतें दी। जैसे आपका हुक्म। उसने माँ के सामने सर खम किया। अच्छा बेटा, अल्लाह के अमान में। उन्हें प्यार करती हूँ। गाड़ी में बैठ गई। मम्मी पहुँच के कॉल कर दीजिएगा। दरवाज़ा बंद करने से पहले अबरा ने उन्हें ताकीद की। ज़रूर बेटा। वो दोनों उनकी गाड़ी गेट से निकलने तक पोर्च में ही खड़े रहे। जैसे ही गाड़ी निकली और चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया, वो दोनों अंदर की जानिब बढ़े। अबरा सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आ गई, जबकि हाशिम सब लॉक्स चेक करने लगा। अभी वो अपना तकिया और चादर सोफे पर रख रही थी कि हाशिम कमरे में आया। मैं कोई खूनख्वार शहजादा नहीं जो आपके बेड पर लेटने से खा जाएगा। वो अपनी जगह पर आकर लेटते एक लतीफ़ से तंज कर गया। अबरा बेख्तियार हंस दी। शहजादे खूनख्वार नहीं होते, शरारत से कहते उसकी तस्हीह करने लगी। हाशिम ने एक कड़ी नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। इस बात पर कितने दांत निकले हैं। चलो, आप को और खुश करने के लिए खूनख्वार जिन कहलाता हूँ। अब खुश। लेटते हुए उसका चेहरा नज़रों के इज़हार में रखा। आपकी बार वो खिलखिलाई थी। दैट्स बेटर। मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ करते अपनी जगह पर लेट गया। हाशिम ने गहरी सांस भरी और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। मम्मी, बाबा अभी तक नहीं आए। अगले दिन शाम में आने के रात 10 बजे तक भी हाशिम घर नहीं आया था। पहले तो मर्तबा ऑफिस कॉल करने पर अबरा को पता चला मीटिंग चल रही है और अब 10 बज चुके थे। वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था, और वो दोनों इस वक्त अकेली थी। काम करने वाले लड़के और मासी दोनों को उनके क्वार्टर में भेज चुकी थी। अलबत्ता चौकीदार गेट पर ही मौजूद था, लिहाजा खौफजदा होने की बात नहीं थी। मम्मी, आप बाबा को मोबाइल पर कॉल कर लें। अनाया हाशिम को बुरी तरह मिस कर रही थी। अनाया की बात पर उसने थूक निकला। उसके पास तो हाशिम का नंबर ही नहीं था, ना कभी उसने लेने की ज़रूरत महसूस की थी। फिर ख्याल आया, डैडी ने सबके फ़ोन नंबर्स डायरी में लाजमी रखे होते हैं। जल्दी से नंबर बेल जाती रही, मगर वो नहीं उठा रहा था। दोबारा ऑफिस के नंबर पर किया तो पता चला वो तो 9 बजे का जा चुका है। अबरा की परेशानी अब अरूज पर थी। तरह तरह के वसवसे उसे सताने लगे थे। क्या हुआ मम्मी? अनाया बमुश्किल नींद भगा रही थी। कुछ नहीं, बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे, आप सो जाओ बेटा, बाबा आ जाएंगे थोड़ी देर तक। उसे तसल्ली देते अपना दिल सूखे पत्ते के मानित कांप रहा था। नहीं, बाबा आएंगे तो फिर सोऊंगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली और टांगे सोफे पर रखे सर पास बैठी अबरा की गोद में रखे वो नींद से लड़ रही थी। अबरा कुछ देर पहले ही नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। जल्दी जल्दी जो कुछ आया पढ़ना शुरू हो गई। दिल था कि खौफ में मुब्तला हुआ जा रहा था। अभी ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ था जब इसी तरह सारी रात में देर से ऑफिस से निकला था और फिर कभी वापस घर नहीं आ सका। वो खौफ से आंखें मीच गई। नहीं अल्लाह, प्लीज़ नहीं, मैं अब दोबारा इस तकलीफ़ की मुतमिल नहीं हो सकती। मुझे अब ये सहारा मत छीनिएगा प्लीज़ अल्लाह। दिल में दुआएं और मुँह पर विट जारी था कि इतनी देर में बाहर हॉर्न की आवाज़ आई। वो दोनों तेज़ी से बाइक की जानिब लपकी। पोर्च में गाड़ी आते देख वो लान के पास बनी सीढ़ियों के पास ही रुक गई। हाशिम गाड़ी से उतरकर लॉक करके दोनों को अपनी जानिब देखता तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा, मगर अब्बा तो उसकी शर्ट पर लगे खून को देखकर हवास पाख्ता हो गई। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? आप ठीक है? उसे लगा अब उसके हवास जवाब दे जाएंगे। हाशिम के बाजू और सीनों के टटोलते वो खौफ से कांपती आवाज़ में बामुश्किल बोली, अब्रा मैं ठीक हूँ यार। वो उसे संभाल नहीं पा रहा था, जो अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसकी खूनालूद शर्ट देख रही थी। ये क्या हुआ है? ये खून कैसा है? वो रोते उसकी शर्ट को देखकर बोली। अंदर चले, बताता हूँ। अनाया भी माँ की रिएक्शन पर खौफजदा हो रही थी। अब्रा अंदर चले। वो उसके कंधों पर हाथ रखे जैसे उसे गेट के अंदर घसीट कर लाया। अब्रा को लगा उसके कदमों से जान निकल गई। अंदर लाकर उसे सोफे पर उठाकर उसके लिए पानी लाया। मुझे बताइए क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? कैसे हुआ ये सब? उसका रोना कम होने में नहीं आ रहा था। हाशिम इसके अंदाज पर खुद को रोक नहीं पाया। उसके करीब दो जानों बैठकर उसका चेहरा को थामकर अपने लब उसके माथे पर रख दिया, जिसके आंसू भल भल गिर रहे थे।
मैं ठीक हूँ, एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो उसे लेकर हॉस्पिटल गया था, इसी का खून लग गया है। कहते साथ अपनी शर्ट उतार कर उसे दिखाया कि कहीं चोट नहीं लगी। करब से आंखें बीचकर वो भी सोफे से उतरकर नीचे बैठती, मुंह पर हाथ रखे हाशिफ के बाजू पर सर रखे बिलक बिलक कर रो दी। दूसरे बाजू के हल्के में उसने डरी सहमी अनाया को लिया था। मैं बहुत डर गई थी हाशिफ, बहुत ज़्यादा। ममुशकी अपने आंसुओं पर बंद बांधकर उसके बाजू से सर उठाकर उसकी जानिब देखकर बोली थी, और हाशिफ को लगा जो अपना सब कुछ उसके आगे हार गया है। आपने फ़ोन भी नहीं उठाया। वापस सर उसके बाजू पर रखे, एक हाथ से मजबूती से वही बाजू थामे। अब भी वो खौफ से कांप रही थी। बस एक्सीडेंट निकले तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं मिला, सोचा आकर ही आपको बताऊंगा। अनाया पर अब नींद का गलबा तारी हो रहा था। अनाया को नींद आ रही है, उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि ये लम्हा कभी ख़त्म हो, मगर झूलती अनाया की खातिर उसने अबरा से कहा। ऐसा से वो हाशिफ से अलग हुई और अनाया को गोद में ले लिया। खाना खाएंगे? जाने से पहले पूछा। नहीं, ऑफिस में खा लिया था। वो उसे उठते देखकर खुद भी उठता दरवाजे लॉक करने मुड़ गया। कमरे में आकर अनाया को बेड पर लेटाकर वो भी साथ ही लेट गई। उसे लगा अभी भी उसके हिसाब झुंझुना रहे हों। इन चंद लम्हों में मुझे ज़हनी अज़ियत से गुजरी थी, ये वही जानती थी। किसी अपने के छिन जाने का खौफ बहुत शदीद था। अभी वो अपनी कुछ देर पहले वाली कैफियत को सोच रही थी कि हाशिफ कमरे में दाखिल हुआ। एक खामोश नज़र उस पर डालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अबरा के असाब रिलैक्स हुए तो नींद का गलबा तारी होने लगा। आहिस्ता से सर अनाया के करीब रखे वो आंखें मूंद गई। हाशिफ जिस वक्त शावर लेकर बाहर आया, अबरा गहरी नींद सो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अबरा उसके लिए किस कदर परेशान हो सकती है। जिस तरह उसने रिएक्ट किया था, हाशिफ का दिल क्या उसको खुद में समेट ले। क्या उसके महसूसात भी हाशिफ के लिए बदलने लग गए थे? लाइट ऑफ करता हुआ बेड पर आकर लेटा। कितनी देर उसे सोते हुए देखता रहा। उसके गाल पर आने वाले बालों को हाथ बढ़ाकर पीछे हटाया। दिल क्या आज उसे बता दे वो उसके लिए कितनी खास हो चुकी है, और उससे पूछे कि क्या वो भी उसके लिए इतना ही अहम हो गया है कि वो यूं उसके लिए बेख्तियार हो गई थी, इतने आंसू बहा डाले। जिस तरह का तशक्कुर का एहसास लिए वो उसके बाजू से लिपटी थी, वह एहसास अब तक उसके बाजू पर ऐसे ही तरोताज़ा था। उसे देखते देखते हाशिफ को कब नींद आई पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली तो अपना बाजू किसी की गिरफ्त में महसूस हुआ। मुंदी आंखों से जैसे ही दाई जानिब निगाह गई तो अपना बाजू बरा के हाथ की मजबूत गिरफ्त में देखा। न जाने रात के किस पल अनाया के ऊपर रखे हाथ को बढ़ाकर उसने मजबूती से हाशिफ का बाजू थाम लिया था, जैसे उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। हाशिफ ने अब की बार पूरी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था। क्यों जाने लेने के दर पे हो? होले से सरगोशी करते उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, फिर उसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कभी के सुने हुए कुछ लफ्ज़ सहन के पर्दों पर झिलमिलाने लगे। I watched you sleeping quietly in my bed. You don't know this now, but there is something that need to be said, and it's all that I can hear. It's more than I can hear. What if I fall and hurt myself? Would you know how to fix me? What if I went and lost myself? Would you know where to find me? I forgot who I am. Would you please remind me? Oh gods, without you things go hazy. उसे लगा अब अबरा के बिना हर चीज़ वाकई धुंधली पड़ जाएगी। उसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गई थी। उसे लगा अब कुछ वक्त रह गया है उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। सुबह वो काफ़ी देर तक सोती रही। आंख खोली, नज़र सीधी हाशिफ की साइड वाली जगह पर गई तो वो खाली थी। रात वाला खौफ अब भी उसके दिल में बड़ा था। तेजी से उठकर टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। इसका मतलब हाशिफ मुझे जगाए बिना ऑफिस चले गए, उसने दिल में सोचा। अनाया अभी भी सो रही थी। मोबाइल उठाकर हाशिफ को फ़ोन मिलाया। रात में ही उसका नंबर डायरी से सेव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। हाशिफ की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर अजीब से तवानीत का एहसास जागा। वालेकुम सलाम। आपने मुझे उठाया ही नहीं। नाश्ता किया था आपने? फ़िक्रमंद लहजा हाशिफ को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कब उसके लिए इतना अहम हुआ कि वो जान ही नहीं सका। जी जनाब, कर लिया नाश्ता। आप रात में इतनी डिस्टर्ब थी कि मेरा दिल ही नहीं किया आपको उठाकर आपकी नींद ख़राब करता। सोचा बेगम थोड़ी देर सो जाएं तो शायद कुछ तबीयत बेहतर हो। हाशिफ का मीठा लहजा आज उसे और भी मीठा लगा था। लफ्ज़ बेगम उसे साकित कर गया। अबरा ज़िंदगी में हालात आते हैं, मगर उन्हें खुद पर इतना तारी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कल मेरी भी गलती है। जब ऑफिस से निकला था तब मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि आप इस बुरी तरह परेशान हो जाएंगी। सबके लिए सॉरी। न जाने वो ये सब क्यों कह गया था। मम्मी और डैडी होते तो शायद इतना परेशान ना होती। अकेली थी तो बस अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। आई एम सॉरी। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपका ऐसे रिएक्ट करना मुझे अच्छा लगा था। इस वाक़े का ये फ़ायदा हुआ कि आपको खूनख्वार जिन की बेड पर
लेटने से कल रात डर नहीं लगा था। हाशिम की बात पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आप खूनख्वार तो नहीं, वो उसकी हमायत में बोली। यानी नरम दिल शहजादा हूँ। अब ये ना कहना कि नरम दिल शहजादे नहीं होते। वो उसे चिढ़ाने लगा। नहीं, शहजादे नरम दिल होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको शहजादा बनने का इतना शौक क्यों है। वो भी शरारत से बोली। मैं बादशाह बनने को भी तैयार हूँ, मगर शर्त है कि आप मेरी मलका बने। उसकी बात पर वो ब्लश कर गई। अच्छा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अनाया को नाश्ता देना है। वो साफ दामन बचा गई। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसकी हालत पर महसूस होता वो फ़ोन बंद कर गया। रमज़ान के पहले चंद रोज़े तो बहुत मसरूफ़ गुजरे थे। सहरी की तैयारी, इबादतें और फिर दिन भर अफ्तारी की तैयारी में गुजर जाना। अब्रा ने रमज़ान के बाबरकत महीने में दिल से अपने और हाशिम के लिए बेहतरी की दुआ की थी। उसे लगा था अब उसके रिश्ते को महसूस करने लग गई है। दिल में कहीं कहीं ये ख्याल जागता, क्या वो सारिम के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही। यही एक सोच उसे पूरी तरह हाशिम की जानिब बढ़ने नहीं दे रही थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हैसियत का तो वो उसी रात ही महसूस कर गई थी जब वो देर से आया था, मगर अब वो उस सब का सामना करने को तैयार नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ रही थी। वो सदके दिल से अल्लाह से रहनुमाई की दुआ मांग रही थी। उसने ये रिश्ता जोड़ते ही यही सोचा था वो बस हाशिम के नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल करेगी, मगर उसकी ज़िंदगी में इस दम तलाक से शामिल हो जाएगा, इसका वहम गुमान में भी नहीं था। वो सारिम के बाद ये सोच भी नहीं सकती थी कि अब वो किसी और मर्द से मोहब्बत कर सकती है, जबकि हाशिम न सिर्फ उसे मोहब्बत की जानिब खींच ला रहा था, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी ज़ात पर काबिज हो रहा था। उस रात हाशिम के फूफो के यहाँ उनकी अफ्तारी थी। बहुत से रिश्तेदारों और बहुत से दोस्त अहबाब को बुलाया हुआ था। लान में भरपूर इंतज़ाम था। सफ़ेद और फिरोज़ी पिपलम और ट्राउज़र में दुपट्टे करीने से सर पर लिए मोतियों की खूबसूरत आवीज़ें पहने वो हाशिम के लिए इम्तहान बनी हुई थी, जो खुद भी वाइट सलवार कमीज़ में बेहद वजीहा लग रहा था। हल्की सी शेप ने उसकी खूबसूरती को कुछ और बढ़ा दिया था। हाशिम से निकाह के बाद अब्रा पहली मरतबा किसी गेट टुगेदर में आई थी। खुशगवार माहौल में अफ्तारी की गई, साथ ही बूफे सिस्टम का भी इंतज़ाम था। वो अनाया को एक टेबल पर लिए खाना खिला रही थी कि अपने पीछे आते ही कुछ औरतों की आवाज़ पर सुन रह गई। तुमने देखा अब्रा को? एक औरत ने की आवाज़ आई। हाँ, और हाशिम को भी देखा। उफ, मुझे तो अफसोस होता है कैसे माँ बाप ने अपने बेटे पर बहू और पोती को तरजीह दी। हाशिम बेचारा माँ बाप के मजबूर करने पर भाभी के पल्ले बन गया। तुम्हें याद है कितनी दोस्ती थी हाशिम और सानिया की, एक दूसरे के लिए बेहतरीन थे। बेचारी सानिया भी इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि मुल्क ही छोड़ गई। ये आवाज़ सानिया की खाला की थी। मैंने तो सुना है कि वो अपने किसी कोर्स के लिए वहाँ गई है। अरे नहीं, कोर्स तो एक माना था। वो इतनी डिप्रेस थी हाशिम के निकाह वाली खबर पर कि कोर्स का बहाना बनाकर इस मुल्क से चली गई। और हाशिम को देखो ना, कटा कटा सा है अब्रा से। ज़ाहिर है इतना मुश्किल है अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी मानना। उनकी बातों को से अब्रा को लगा उसका दिल चीर दिया हो किसी ने। जैसे तैसे वो अनाया को खाना खिलाकर शगुफ्ता के पास आ गई। मम्मी चले हैं। वो खुद पर बड़ी मुश्किल से जब्त कर रही थी, वरना दिल कर रहा था यहीं भी फूट फूट कर रो दे। अगर ये सब सच था तो वो अब तक कितनी बेवकूफ़ बनती रही। हाशिम के हाथों ये अपने दिल के हाथों वो तो शायद हमदर्दी कर रहा था, जिसे उसने खुद ही कोई और रंग दे दिया था। वो पछता रही थी अब। शगुफ्ता हाशिम के फूफो की नंद के साथ बातों में मसरूफ़ थी। इसी लम्हे हाशिम भी उनके करीब आया। अब्रा को देखकर जैसे उसे महसूस हुआ वो अपसेट है। अरे हाशिम, फिर कब बनाया कि बहन या भाई आ रहे हैं? हाँ, अब तो हमें किसी अच्छी सी खुशखबरी का इंतज़ार है। उनकी बात सुनकर अब्रा का दिल क्या यहाँ से इसी वक्त भाग जाए। पता नहीं लोगों को दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानने का इतना शौक क्यों होता है। उसने तल्खी से सोचा। इंशाल्लाह जल्द ही। असल में बेगम इतनी नाजुक सी है, उन पर फ़िलहाल अनाया की ही जिम्मेदारी काफ़ी है। अब्रा के कंधों पर बाजू फैलाते उसे खुद के करीब करते हुए नहायत मोहब्बत से बोला। भाई, मोहब्बत करने वाला शोहर हो तो तुम जैसा। वो हाशिम को सराहने लगी। अब्रा को हाशिम का बाजू इस लम्हे बोझ महसूस हुआ था। अच्छा भाई, अब हमें इजाज़त दो, अनाया को भी शदीद नींद आ रही है। शगुफ्ता बेगम ने उठते हुए इजाज़त ली। हाशिम भी इन खातून से मिलने के लिए आगे बढ़ा। कंधे से हाथ हटते ही अब्रा को लगा अब उसने खुलकर सांस ली है। इस माहौल से उसका शदीद दिल घबरा रहा था, दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। आपको वो फजूल बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही वो फजूल हरकत। गाड़ी में बैठते ही वो हाशिम से पर बरस पड़ी। जुफ्ता और असफंद अपनी गाड़ी में थे, जबकि हाशिम के साथ वो उसकी गाड़ी में मौजूद थे। अनाया दादा और दादा के पास थी। मैंने उन्हें खामोश करवाने के लिए ये सब कहा था। मैं जानता हूँ खातून के पास इस तरह के टॉपिक के अलावा और कोई बात नहीं है। आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। वो लचता हुआ मध्यम लहजे में बोला। हाँ, बहुत बुरा लगा मुझे, और तुम आइंदा इस किस्म की किसी तकरीब में नहीं जाऊँगी मैं। उसके दृष्ट लहजे पर वो हक्का बक्का रह गया। खाना खाने से पहले तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। क्या हुआ है अब्रा, किसी ने कुछ कहा है? वो अपने ददियाल से वाकिफ़ था। वो किसी को खुश देखने वालों में से नहीं थे, इसलिए वो खुद भी बहुत कम उनके गेट टुगेदर में जाता था। उसकी गोद में रखे हाथ पर अपना भारी हाथ रखते उसने हौले से दबाया, मगर अब्रा तो जैसे फट पड़ी थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। बुरी तरह उसके हाथ को झटक कर आंखों पर हाथ रखकर सीट की पुष्ट पर
आंखों पर हाथ रखकर सीट की पुष्ट पर रखकर खामोश हुई, जैसे अब मजीद कोई बात नहीं करना चाहती थी। हाशिब को सबकी महसूस हुई। गुस्से से उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अगले दिन अफ्तारी से कुछ देर पहले वो घर आ गया था। कपड़े बदलकर लॉन्च में आया, मगर माँ के अलावा और कोई नजर नहीं आया। अबरा और अनाया कहाँ है? माँ से इस्तफसार किया। तुम्हें नहीं पता? उन्होंने हैरत से सवाल किया। क्या मतलब है, क्या नहीं पता? वो तो सुबह ही अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसीलिए कह रही थी कि कुछ दिन रहकर आऊँगी। उन्होंने तफसील से बताया। उसके अंदर इश्तियाल की एक लहर दौड़ थी। बस खामोशी से माँ को देखने लगा। मैं थोड़ी देर लेटने जा रहा हूँ, थके हुए लहजे में कहता है और सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में आते ही अबरा का नंबर मिला है। जबरे पीछे वो उसकी कॉल उठाने का मुंतजिर था। छठी बेल पर आखिरकार कॉल पिक हो गई। अस्सलाम वालेकुम, सपाट लहजे सुनाई दिया। वालेकुम सलाम। अगर आपने जाना था तो कम से कम मुझे बता देती। ना कोई मुझे कॉल की ना मैसेज, उसने शिकवा किया। मम्मी से पूछ कर आई हूँ। दूसरी जानिब लहजे में कोई लचक नहीं आए। मैं आपको कुछ नहीं लगता? यहाँ सिर्फ मम्मी और डैडी से ही आपका रिश्ता है? बलाखिर वो तेज़ लहजे में बोला। जी, उन्हीं से रिश्ता है। दूसरी जानिब का सवाल सुनकर उसका दिमाग भग से अड़ गया। फिर इस घर में रहते हुए मेरे कमरे में आपकी मौजूदगी के सिलसिले में वो फिर काटदार लहजे में बोला। दूसरी जानिब अबरा ने बड़ी मुश्किल से आंखों में उमड़ डालने वाले आंसू रोके थे। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम है। कुछ सोचते उसने वो सब कहने का फैसला किया जो रात से अब तक सोचे हुए थे। जी ज़रूर। हाशिब का गुस्सा थमा। आप दूसरी शादी कर लें प्लीज़। मुझे और अनाया को सिर्फ आपके नाम का ही सहारा चाहिए, वो आप दे चुके हैं। इससे ज़्यादा कि हमें कोई ख्वाहिश नहीं। आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी शुरू करें किसी ऐसी लड़की के साथ जो आपके को डिज़र्व करती है। हमारे साथ आपकी ज़िंदगी खुशगवार हरगिज़ नहीं गुजरेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं यहाँ अम्मी की तरफ रहूँगी और वापस नहीं आऊँगी। हाँ, आप अनाया को जब मर्ज़ी आकर मिल लें और कुछ देर के लिए ले जाना चाहें तो मुझे कोई मसला नहीं, मगर अब वेट, क्या कह रही हैं? दिमाग सही है आपका? सोचे बिना जो दिल में आ रहा है बोल रही हैं। किसने कहा मुझे कि दूसरी शादी करने की ज़रूरत है? मैं जानती हूँ आप ये रिश्ता मम्मी की डैडी के मजबूर करने पर निभा रहे हैं, और जाहिर है ऐसा अब नॉर्मल ताल्लुक कोई मजबूर करने पर ही निभा सकता है, मगर मैं आपको इजाज़त देती हूँ। हाँ, मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई मसला नहीं, जब चाहे करें, और ना मैं कभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगी। आपने मेरे लिए अभी तक जितना किया है मैं उसका एहसान तो नहीं दे सकती। अबरा क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मुझे क्यों पागल करना चाहती हूँ? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आमने सामने बैठ कर बात करेंगे। उसने इश्तियाल को वो मुश्किल काबू करके बोला। नहीं, आप यहाँ नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो मैं कभी आपसे नहीं मिलूँगी। मुझे आपसे कभी ज़िंदगी में सामना नहीं करना। बस आप जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारें, मुझे इस पर कभी कोई एतराज़ नहीं। इसकी बात सुनकर हाशिम ने कुछ उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। हैव यू गॉन मैड? मैं बिल्कुल इस किस्म का कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों कर रही हो अपना? वो गलतफहमी हुई है, किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे यार, इस तरह मत करो। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लेकर आना। वो जब्त करके बोला। मेरी बातों को अच्छे से सोचे। मेरे साथ ज़िंदगी गुजार कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सारिम की जगह किसी को नहीं दे सकती। बेहतर है आप अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर फैसला लें। बस एक ही दरख्वास्त है कि अपने नाम के साथ मेरे नाम कभी नहीं छीनिएगा। रुंधी आवाज़ में कहते हुए उसने मोबाइल बंद करके ऑफ ही कर दिया। दूसरी जानिब वो शेषतर खड़ा रह गया। फिर गुस्से में आकर वो तकिया उठाकर दूर फेंका जो अबरा इस्तेमाल करती थी। हेलो मजनू, कैसे हो? 2 दिन हो चुके थे अबरा को गए हुए। उसके तर्क जुमलों की बाज़गश हाशिब को शदीद तकलीफ से दो चार कर रही थी। ना वो कुछ सुन रही थी, ना ही हाशिब से मिलने को तैयार थी, और यही बात हाशिब को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। इस वक्त भी वो ऑफिस से जल्दी घर आकर अपने कमरे में सर मुँह लिपेटे पड़ा था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने कोई तवज्जो ना दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी उसने तकिए पर से मुंह नहीं हटाया, मगर फिर कमरे में गूंजने वाली आवाज़ पर उसने तकिया हटाने पर मजबूर कर दिया। वहरे से उठता दरवाजे के फ्रेम में खड़ी सानिया को देखकर बेड से उतरा। आ जाऊँ? मुस्कुराते हुए उसने इजाज़त ली। हाँ ना यार, आओ। वो उसे अंदर आने का इशारा करके लाइट ऑन करने लगा। तुम कब आई? उसके सामने सोफे पर बैठते देखकर पूछने लगा। कल ही आई हूँ, सेमेस्टर में थोड़ा सा ब्रेक मिला, सोचा जल्दी से पाकिस्तान हो आती हूँ, ईद भी सबके साथ गुजार लूँगी। वो उसके कमरे का जायज़ा लेते हुए बोली। अच्छा किया। बेड पर बैठता हुआ उसके इकदाम को सराहने लगा। बेगम के मेके जाने पर इतने उदास हो? कुछ देर पहले ही आई थी तो आंटी ने बताया मियाँ मजनू बेगम की गैर मौजूदगी में बहुत उदास है। सोचा तो मैं कंपनी दे आऊँ। प्लीज़ सानिया, चेंज द टॉपिक। जिस बेजारी से बोला था सानिया को उसकी तवक्को नहीं थी। क्या हुआ, खैरियत से ही गई है ना अबरा? उसने मशकूक अंदाज से हाशिब को देखा। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी तरफ से वो जहाँ मर्जी जाए, और ना ही मुझे इतनी फुर्सत है किसी के लिए जोक लेकर बैठ जाऊँ। सख्त लहजा सानिया को बता गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हाशिब, सीधी तरह मुझे बताओ क्या हुआ है? देखो, फजूल में कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं बेवकूफ़ी नहीं
वो कर रही है और फिर शुरू से लेकर अब तक सब कुछ वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैसियत को कबूल कर रही थी। बहुत हद तक नॉर्मल भी हो चुकी थी। मेरी मायने हैसी में कही जाने वाली बातों पर उसका ब्लश करना, मुझे समझ नहीं आ रही उसे हुआ क्या है, किसने उसके दिमाग में खुन्नास भरा है। वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। मम्मी को शक हो गया है कि कोई मसला है, मगर मैंने भी अब सोच लिया है कि ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। उसे बहुत शौक है अकेली ज़िंदगी गुजारने का, तो वो रहे अकेली। अब मैं वाकई दूसरी शादी करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है अगर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँ? सानिया, जो अभी उसकी बातों को ही सोचे जा रही थी, आखिर में की जाने वाले ऑफ़र पर उसका दिल क्या हाशिब का सर फाड़ दे। और फिर बरमला उसने कह भी दिया, सर तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कोई बकवास की तो। वो किसी गलत फहमी का शिकार हो, उसे समझने की कोशिश करने के बजाय तुमने उससे जिद बांध रहे हो। ये है तुम्हारी मोहब्बत? वो तासुब से उसे देखकर बोली, हाँ, क्योंकि मैं उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी मोहब्बत को हमदर्दी और तर्स में लिपटाकर मेरे मुंह पर मारे। मैं उससे बात करती हूँ। सानिया ने कुछ सोच कर कहा, नहीं, अब कोई उससे कोई बात नहीं करेगा। अब उसके पास मेरी दूसरी शादी का कार्ड ही जाएगा, फिर उसका दिमाग सीधा होगा। वो अब तक गुस्से में ही था। शट अप हाशिब, खबरदार तुमने कोई ऐसी अहमकाना हरकत की, वो उसे टोक कर बोली। और फिर कुछ और कहने से पहले उसके कमरे से बाहर आ गई। मगर दिल में सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो कब से खामोश कमरे में लेटी हुई थी। खटके की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखा तो माजे भी उस बेगम उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हो रही थी। जब से आई थी अजीब परेशान थी, उनको कुछ बताने को तैयार ही ना थी। पहले तो वही समझ रही थी कि वैसे ही रहने आई है, मगर कल शगुफ्ता ने उनसे फ़ोन पर पूछा कि उनकी तबीयत अब कैसी है। वो हैरान हो रह गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, आपसे किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? बोलचन बड़े लहजे में बोली। तो उलझ तो शगुफ्ता बेगम भी गई थी। मुझे अब्रा ने कहा कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन रहने जा रही हूँ। मैं मसरूफियत की वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी, उन्होंने तफसील से बताया। अच्छा, वो परेशान हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलने को दिल कर रहा होगा। शगुफ्ता बेगम ने एकदम बात बनाई। 2-4 और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब इस वक्त वो अब्रा से असल वजह पूछने आई थी। वो उन्हें बैठ की जानी बढ़ता देखकर उठ बैठी। अब्रा, क्या बात है बेटा, जब से आई हो परेशान हो? हाशिब ठीक है? उसके पास बैठते उसके घुटने पर हाथ रखकर उन्होंने तशवीश से उसके जर्द मुरझाए चेहरे की जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं अम्मी। तो फिर इस तरह से सारा दिन कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? होला रही हो तुम मुझे। अपना चेहरा देखा है तुमने किस कदर जर्द और बेरौनक हो रहा है? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। उन्होंने तफक्कुर से उसके बाल संवारे। नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, उसने टालना चाहा। अच्छा, आपने घर कब जाना है? उन्होंने वैसे ही पूछ डाला कि आखिर कुछ तो बताए। आपको इतनी भारी लग रही हूँ मैं? वो निरूठा लहजे में बोली। बेवकूफ़ बेटियाँ माँ बाप को कभी भारी नहीं लगती, मगर यूँ आकर बैठना भी अजीब सा लगता है। बेटी शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। उनकी बात पर उसने एक खामोश नज़र उन पर डाली। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी बात पर उनका शक यकीन में बदल गया। क्या फजूल बात कर रही हो? उन्होंने घर का। सही कह रही हूँ, मेरा इस घर में क़याम बस यहीं तक ही था। अब मुझे कभी वहाँ वापस नहीं जाना। वो मेरा घर नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ रख लेंगी? शादी के बाद बेटियाँ किस कदर मजबूर हो जाती हैं। वो घर जहाँ उम्र का आधा हिस्सा गुजारा होता है, शादी के बाद वहाँ ज़्यादा देर रहने पर भी दुनिया के एतराज़ात का मुँह खुल जाता है। वो घर अजनबी लगता है, जहाँ रहने के लिए भी माँ बाप की इजाज़त लेनी पड़ती है। सही कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता। और ये बात आज अब्रा को सच लग रही थी। मेरी जान, तुम जब तक चाहो रहो, मगर मुझे ये बताओ आखिर हुआ क्या है? वो बेबसी से उसे देख रही थी, जिसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा नॉक हुआ। दोनों की नज़र दरवाजे की जानिब उठी, जहाँ सानिया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अरे सानिया, तुम कब आई? अब्रा तेज़ी से आगे साफ करती बेड से नीचे उतरकर उसकी जानिब बढ़ी। बस यार, कुछ दिन पहले ही आई हूँ। ताई जान की तरफ गई तो पता चला तुम यहाँ आई हो, सोचा यहीं पर आकर मिल लूँ। वो मुस्कुराते हुए पहले अब्रा से मिली, फिर माजबी से। बैठो बेटा, तुम इसके साथ मिलकर गपशप करो, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। माजबी मोहब्बत से उसे देखते भाई की जानिब बढ़ी। आंटी प्लीज़ ज़्यादा तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, और मेरी परी को भी भेज दें, बहुत याद आती है। वो मुस्कुराते हुए अनाया का जिक्र मोहब्बत से करने लगी। ज़रूर, बस नाना के पास है, अभी भेजती हूँ। और मैडम, तुम यहाँ क्यों डेरे डाल कर बैठी हो? वो पहले भी अब्रा के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ थी, अब भी इसी अंदाज में बात कर रही थी। बस वैसे ही दोनों। वो इस वक्त अब्रा के बेड पर आमने सामने बैठी थी। अब्रा, क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो? वो मलामत भरी नज़रों से उसे देखकर बोली। क्या मतलब? वो नज़रें चुरा गई। तुम अच्छी तरह जान गई हो क्या मतलब है। वहाँ वो गुस्से में भरा बैठा है, आखिर हुआ क्या है? उसका हाथ मोहब्बत से थाम कर बोली। मैं उन्हें सूट नहीं करती सानिया, और ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। फिर वो सब अब्रा को बताती चली गई। जो शाम उसने सानिया की खाला और उसके साथ बैठी खातून को कहते हुए सुना था। सानिया उसकी बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गई। तुम खुद सोचो सानिया, अभी तो मैं हाशिब से शादी के बाद पहली बार किसी गैदर में गई थी। अगर हम इकट्ठे रहे तो न जाने कितनी बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़े, और इसमें झूठ भी नहीं है। हाँ, हाशिब मेरा ख्याल रखते हैं, मगर ये हमदर्दी है।
और इस सब के लिए मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, मगर सारी ज़िंदगी उनको बोझ जानकर अपने साथ जोड़े रखना उनके साथ ज़्यादती है। और सानिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी और हाशिम की बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मुझे इस सबसे कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी मेरे लिए सारिम की यादें बहुत हैं। मैं सारिम के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती। प्लीज़ सानिया। वो उसे मनाते मनाते ये भूल जाना चाहती थी कि उसका अपना दिल इस वक्त मातम कर रहा था। बस करो अबरा, बेवकूफ़ी की सरदार हो तुम। मैं और हाशिम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हमारे दरमियान कभी भी मोहब्बत का कोई सिलसिला नहीं रहा। कितने साल हमारी मंगनी रही, मगर इसका और मेरा दिल कभी एक दूसरे के लिए वैसे नहीं धड़का जैसे किसी खास शख्स के लिए धड़कना चाहिए। मंगने से पहले और बात तक भी हम बस दोस्तों की तरह ही रहे हैं। कभी उसने मुझे और मैंने उसे आई लव यू तक नहीं कहा। मैं और सिर्फ वो अच्छे दोस्त थे और हैं। प्लीज़ हमारे रिश्ते को तासुब के ऐनक से लगाकर मत देखो। उसके चेहरे पर कभी मुझे देखकर वो चमक नहीं आई जो तुम्हारे जिक्र पर आती है। उसकी आंखों में तुम्हारे जिक्र पर सिर्फ मोहब्बत नजर आती है। डोंट बी सिली अबरा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत के लिए हमदर्दी और तरस जैसे बोसीदा लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। अबरा शशतर बस उसे सुनती जा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता सानिया, वो ट्रांस की सी कैफियत में बोली। ऐसा हो चुका है मैडम, वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। ये सारिम से बेवफाई होगी और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे? वो जैसे अपने खदशात का इजहार करने लगी। देखो अबरा, तुम्हें कभी हाशिम ने कहा है कि सारिम से मोहब्बत करना छोड़ दो? उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी यही सच्ची मोहब्बत काफ़ी नहीं कि तुम्हारे लिए, कि उसने तुम्हें कभी सारिम की याद से ज़बरदस्ती पीछा छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। तुम्हें कभी सारिम का जिक्र करने से मना नहीं किया। अबरा, सारिम एक खूबसूरत ख्वाब था, जबकि हाशिम एक खूबसूरत हकीकत है। अल्लाह ने तुम्हें हाशिम से ही मिलाना था, बस सबब सारिम बना। प्लीज़ इतने मुखलिस इंसान की मोहब्बत के साथ ये मत करो। वो बिल्कुल तुम्हारे बगैर अधूरा है। वो वक्त याद करो जब उसने तुम्हारी तकलीफ़ों को समेटा था। उसे तकलीफ़ों से दो चार मत करो। तुम्हारे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, हत्ता कि मेरे साथ भी नहीं। ये सब अल्लाह का हुक्म है। इसकी हिकमत समझकर कबूल कर लो। अपने साथ, अनाया के साथ और ख़ास तौर पर हाशिम के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करो। सानिया का हर लफ्ज़ उससे सच्चा लगा। और जहाँ तक लोगों की बात है तो मुझे अफसोस है हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जिस फ़ेल को हमारे इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, हम उस पर अपने ही वतफ़े लगाकर इसे किसी के लिए गुनाह बना देते हैं। अगर बेवा की शादी करना गुनाह होता तो हमारे मज़हब कभी इजाज़त ना देता। वो मज़हब जो हर मज़हब से अफजल है। लोगों का तो काम है बातें बनाना। कोई कंवारी क्यों बैठी है, जिसकी शादी हुई है उसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे, जिसने तलाक ली हो बदकिरदार बन गई। और अबरा, यहाँ कदम कदम पर लोग बातें बनाएंगे। अपनी ज़िंदगी को लोगों की बातों की नज़र मत करो। हम हर वक्त हर किसी को खुशी नहीं रख सकते, और ना ये लोग कभी खुश होने वालों में से हैं। ऐसे लोगों का काम सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ देना है और फिर उस पर खुश होना है। सो जस्ट लीव देम। अपनी ज़िंदगी की खुशियों को हाथ बढ़ाकर हासिल कर लो। हाशिम बहुत लगी है कि उनकी ज़िंदगी में तुम जैसा मुखलिस दोस्त है। अबरा ने मोहब्बत से उसके हाथों को दबाया। वो तो है, खैर मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ। डोंट वरी, जब वो बदतमीज़ तुम्हें तंग करेगा मुझे कॉल करके उसे सीधा करने के गुर पूछ लेना। वो एक आंख दबाते हुए खिलखिलाई। कहती हो तो उस घामड़ को कहती हूँ तुम्हें आकर मना ले। वो शरारत से बोली। सानिया, मैंने बहुत बदतमीज़ी की उनसे। वो कुछ घबरा कर बोली। भाई अब ये तुम जानो और तुम्हारा मियाँ। उसने साफ हरी झंडी दिखा दी। हेलो। वो ऑफिस में बेहद मसरूफ़ था, फिर भी मोबाइल पर सानिया की कॉल देकर पिक कर ली। हाय, व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। जितने भी मसरूफ़ हो सब काम तोड़ करके सिर्फ वो मैसेज सुन लो। कहते साथ उसने कॉल काट दी। वो चौंका, साथ ही व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज ब्लिंक करने लगा। उसने एंट्री लगाकर प्ले किया और जो आवाज़ उसे सुनाई दी वो उसे हर काम से फरामोश कर गई। सानिया ने उस दिन की अपनी और अबरा की सारी गुफ्तगू मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। वो जान गई थी कि हाशिम इस कदर बदगुमान हो चुका है कि आसानी से नहीं मानेगा। सो उसे भी यही बेहतर लगा कि ऐसा कोई सबूत अबरा को उसे दे के उसकी बात समझ जाए। और सानिया का ये आइडिया काम कर गया। ये सब सुनने के बाद हाशिम ने गहरी सांस ली। एक मरतबा बताती तो सही, दिल में वो अबरा से मुखातिब हुआ। फिर सानिया को कॉल मिलाई। थैंक्स। उसे इस वक्त उससे बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं लगा था। अच्छा, बस ये अपनी फॉर्मेलिटीज़ अपने पास रखो। बेहतर है कि ज़बरदस्ती सही मगर उसके पास जाओ और उसे मना लो। अब तो बड़े आराम से मान जाएगी वो। हाशिम, उसे एक सहारे की बहुत अशद ज़रूरत है। ना सिर्फ बल्कि सहारा बल्कि मोहब्बत भी। वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बस इकरार करने से डरती है। क्या ये ज़रूरी है कि वो इकरार करे? वैसे भी तो मोहब्बत का इजहार औरत को ज़ेब नहीं देता। वो तो बस हर पल अपने अमल से मोहब्बत का इजहार करती है। ओके डियर, आई गेस कल चांद रात है, सो कल जाकर ही मैडम को ले आऊँगा। वो फ़ौरन अपना प्रोग्राम तरतीब देने लगा। दैट्स फैंटास्टिक। और फिर ईद पर जब भी तुम्हारी तरफ आऊँ तो दोनों एक परफेक्ट कपल के रूप में मुझे मिलो। सानिया ने मुस्कुराते हुए उसे दिल से दुआएं दी। इंशाल्लाह। तसव्वुर में अबरा का मासूम सा चेहरा लहराया। मम्मी, क्या हम अब कभी दादू के घर नहीं जाएंगे? वो दोनों इस वक्त लाल में टहल रही थी। चांद नजर आ चुका था, हर जानिब गहमा गहमी थी सिवाय
एक उनकी ज़िंदगी के। वो वैसे ही साकित और जामिद थी। बहुत मरतबा उसने सोचा हाशिब को कॉल या मैसेज करके सॉरी बोले, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। अनाया भी बेहद उदास थी। शगुफ्ता बेगम और असफन ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो चाहते थे इनके बच्चे अपने खुद मसले हल करें। इससे पहले वो जो कोई जवाब देती, गेट पर बेल बजी। थोड़ी देर बाद चौकीदार कोरियर का डब्बा उठाए उनकी जानिब आया और हाथ में एक बुक्के भी थाम रखा था। बीबी, ये हाशिब भाई की तरफ से आए हैं, वो अबरा के करीब आकर बोला, जो हैरान नज़रों से चीज़ों को देख रही थी। बाबा ने भेजे हैं, अनाया ने खुशी से नारा लगाया। जल्दी से नीचे बैठकर खोलने लगी, जबकि अबरा बुके में मौजूद कार्ड को तरफ मुतवज्जह हो गई। फॉर माई एंग्री बर्ड फ्राम योर नरम दिल शहजादा। कार्ड पर लिखे अल्फाज पढ़कर वो बेख्तियार हंस दी। मम्मी, ये देखें, बाबा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। अनाया खूबसूरत सी फ्रॉक निकालकर चहक कर बोली। साथ में चूड़ियाँ और हैंडबैग्स भी थे। वो ये सब देख रही थी कि मोबाइल पर हाशिम कॉलिंग जगमगाने लगा। उसने धड़कते दिल से फ़ोन उठाया। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अनाया को आंटी के पास छोड़कर अभी आ जाएं। घंटे में वापस आकर चीज़ें पैक करके वापसी करेंगे। बहुत दिन अंकल और आंटी का दिमाग खा लिया आपने। सपाट लहजे में दी गए हुक्म के फ़ौरन बाद कॉल काट दी गई। वो डब्बा उठाए अनाया को अपने पीछे आने का कहती अंदर की जानिब बढ़ गई। अम्मी, हाशिम बाहर खड़े हैं, हम घंटे में आते हैं, आप अनाया का ख्याल रखिएगा। अनाया, नानो को चीज़ें दिखाओ। हाँ बेटा, खैर से जाओ। अभी हाशिम ने मुझे फ़ोन करके बताया है। मैं तब तक तुम्हारी चीज़ें पैक करके रखूँगी। सदा सुहागन रहो। खुशी से तमतमाते लहजे में बोली। जान गई थी उनका मसला हल होने वाला है। वो खामोशी से जिन कपड़ों में मौजूद थी उन्हीं में बाहर आई। दाएं जानिब हाशिम की गाड़ी खड़ी थी। उसे आते देखकर हाशिम ने फ्रंट डोर खोल दिया। उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। एक नज़र उंगलियां मोड़ती अबरा पर डाली, जो जर्द कपड़ों में खुद भी जर्द ही दिखाई दे रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। जब जुदाई नहीं सह सकती तो ये सब घड़ाक पालने की ज़रूरत क्या थी। सामने देखते हुए सर्द लहजे में बोला, आई एम सॉरी। वो एकदम चेहरा हाथों में गिराकर रो पड़ी। अबरा यार, एक हाथ से स्टीयरिंग छोड़कर वो बाजू के हल्के मुँह से लिया और तो वो बिखरती ही चली गई। अगर आज बारिश नहीं हुई तो ज़रूरी है कि आप यहाँ जल थल कर दो। उसके बाल चेहरे से हटाते वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना। वो चेहरा उसके सीने से उठाकर ऊंधी आवाज़ में बोली, बहुत ज़्यादा, और अब एक्सीडेंट भी करवाओगी। वो हंसते हुए एक नज़र उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या ये ज़रूरी था मैं आपको वही तीन टिपिकल अल्फाज आई लव यू बोलता और आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आता। वो उससे सवाल करने लगा जो वापस उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। अबरा, मोहब्बत एक एहसास का नाम है और इसे महसूस किया जाता है। मोहब्बत को लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैंने ये रिश्ता शुरू में आपको और अनाया के सहारा देने के लिए कायम किया था। हमारी निकाह से पहले मैं सानिया से मिला और उसने मुझे समझाया कि ये सब करने में कोई मुज़ाहिका नहीं। मुझे भी आप ही की तरह खदशात लाख थे कि लोग क्या कहेंगे और आप क्या सोचेंगे। मुझे लगता था मैं आपको मोहब्बत नहीं दे पाऊँगा। ज़ाहिर है जो हालात है, वो जो रिश्ता मेरा आपके साथ था, मगर फिर सानिया का एक जुमला मुझे ये ताल्लुक़ बांधने पर मजबूर कर गया। अपने दिल की बातें बताते हुए सड़क के किनारे गाड़ी रोक चुका था। अबरा ने उसके कंधे से सर उठाया। हाशिम ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर उसके दोनों हाथ थामकर उन्हें सहारा दिया। सानिया ने कहा, हाशिम, तुम अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दो। मोहब्बत वो खुद तुम्हारे दिलों में डाल देगा। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी अल्लाह ने आपकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में डाल दी। मैं आपको ऑब्ज़र्व करने लग गया और मुझे तकलीफ़ होती है आपको उदास देखकर। फिर सानिम के बर्थडे वाली शाम के बाद मैंने खुद ब खुद आपकी जानिब खींचने लगा था। आपको सोचना, आपकी बात करना, आपको तंग करना बेहद अच्छा लगने लगा। और उस रात ये मोहब्बत बेहद मजबूत हो गई जब मेरे खो जाने के डर से आपने नींद में भी मेरे बाजू को मजबूती से थाम लिया था। मैं कभी आपको सानिम से मोहब्बत करने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो हम सबको भी इतना ही प्यारा है जितना आपको। एक और बात, आइंदा किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो तो उसे मुझसे शेयर कीजिएगा, बगैर इस तरह का कोई कदम उठाए। आपस के मसले बैठकर हल होते हैं, दूरियां पैदा करके नहीं। और अब तो आपकी और अनाया की दूरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मोहब्बत बड़ी नज़रें उसके मुसलसल चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। बस एक रिक्वेस्ट है। हाशिम की बातें झुके सिर से सुनते उसकी आखिर बात पर पलकें उठाई। हाशिम को लगा उसकी धड़कनें थम गई हों। बस थोड़ी सी जगह अपने दिल में मेरे लिए भी रख लेना, मोहब्बत से कहता अपनी नज़रों से उसे पिघला रहा था। और वो बेख्तियार हंसती। आपने तो बहुत बड़ा प्लाट अपने नाम करवा लिया है। वो शरारत से हंसी दबाते हुए बोली, हाय, सो स्वीट ऑफ यू। बेसाख्ता हाशिम ने उसे बाजू के हल्के में ले लिया। मुझे तो मेरी ईदी मिल गई है, अब आपको आपकी ईदी दिलाते हैं। उसके माथे पर मोहब्बत का निशान छोड़ते वो उसे आदात करते फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मम्मी और डैडी को पता चल गया था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? उसने शर्मसार लहजे में पूछा। हाँ, मम्मी को मैंने बता दिया था। उन्हें यही मुनासिब लगा कि हम अपना इशू खुद हल कर लें। उसकी बात पर सर हिला गई। तभी शगुफ्ता रोज़ उसे फ़ोन करती थी, मगर कभी उसे जताया नहीं कि वो सब जान गई हैं। मैं एंग्री बर्ड हूँ, एकदम कुछ याद आने पर मुँह फुलाकर बोली। हाँ ना, और वो भी रेड वाला जो गुस्से में और भी भूल जाता है। उसे मज़ीद चिढ़ाने लगा। हाशिम, वो चिल्लाई। जी मेरी जान। हंसते हुए उसे प्यार से अपने साथ लगा गया। मैं 3 सूट लूँगी।
मेरी तरफ से पूरी दुकान ले लेना और तो कुछ नहीं होगा, मेरा दिवालिया हो जाएगा। दोनों की नोकझोंक जारी